कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कई ऐसे वकील हैं जो कि रोज 1 करोड़ कमाते हैं। रोज कई ऐसे हैं जो रोज 50 लाख कमाते हैं, कई 10 लाख कमाते हैं और कई शायद 10,000 भी नहीं कमाते। जैसे रतन टाटा की मैं इज्जत क्यों करता हूँ, टाटा ग्रुप की इज्जत करता हूँ, घूस नहीं देते हैं लोग। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि पैसे देके अपने काम कराते हैं, और बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपने एथिक्स पे, अपने नाम्स पे, अपने जीवनचर्या में एक पारदर्शिता के साथ एक उच्च मानदंड स्थापित करते हुए वो काम करते हैं। रतन टाटा उनमें से एक है। मैं अमिताभ बच्चन जी के लिए जब उनका एक लैंड डिस्प्यूट वाला केस चल रहा था, तो मैं उनके पास कई बार बैठने का मौका मिला और लगातार बैठते थे हम लोग। उनका ज़्यादा ध्यान होता था कि मैं अपने बाबूजी की लिखी किताब को पढूं, हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी किताब को, और उनका ये कहना था कि कोई ना कोई सोल्यूशन मेरे बाबूजी ने इस किताब में लिखा होगा। तो अमिताभ बच्चन अपनी हर समस्या का समाधान अपने पिता की लिखी किताब में ढूंढते हैं। दोस्तों, आज के गेस्ट खुद के इंडस्ट्री के, खुद के फील्ड के एक सुपरस्टार माने जाते हैं। एडवोकेट प्रदीप राय एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड लॉयर है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। इन्होंने आज के पॉडकास्ट में हमें लॉ के बारे में सिखाया, एक लॉ के करियर की असलियत क्या होती है इसके बारे में बताया। तो अगर आप एक एस्पायरिंग लॉयर हो, आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। पर इसके साथ साथ अगर आपको लाइफ में कभी लॉ करनी भी नहीं है, फिर भी ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं। बॉलीवुड के साथ एक्सपीरियंसेस, पॉलिटिशियंस के साथ एक्सपीरियंसेस, स्पोर्ट्समैन के साथ एक्सपीरियंसेस। एक एडवोकेट की लाइफ की ट्रिप जैसे कहते हैं, उस लाइफ का नशा होता है असलियत, ट्रूथ, सत्य, पावर का सच जानना, पैसों का सच जानना और ह्यूमन नेचर का सच जानना। बहुत ही मजेदार कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही इंटेंस कॉन्वर्सेशन है। एंजॉय कीजिए। ये आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो और फैमिली के साथ देख कर आप सीख सकते हो। यह है एडवोकेट प्रदीप राय। प्रदीप राय सर का स्वागत है। थैंक यू रणबीर, थैंक यू। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तो फर्स्ट टाइम किसी यूट्यूब के चैनल पे आया। मुझे तो ऐसे आपको देखता रहता हूँ मैं, तो मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। आज आपको, हम सभी को लॉ के बारे में सिखाना है। इंडियन लॉयर्स के करियर्स कैसे होते हैं, जजेस के करियर्स कैसे होते हैं, वो पूरी दुनिया कैसे होती है। एंड मैं एक साइंस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये कह रहा हूँ, मुझे लिटरली कुछ भी समझ नहीं है लॉ के बारे में। सो आपको बहुत बेसिक लेवल पर आकर समझाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार एक फाइनेंस प्रोफेशनल से बात कर रहा था जी। और उन्होंने मुझे एक बहुत कूल पर अजीब चीज कही। ठीक है, उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि सर, अगर आप हर महीने करोड़ों में कमा रहे हो तो आपको उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और उन्होंने इसका जवाब दिया कि ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, पर कुछ कुछ लॉयर्स कमा लेते हैं इतने ज्यादा पैसे। तो ये क्यों है सर? इज दैट ट्रू कि लॉ इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस? ये बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे अगर हम लोग, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कई ऐसे वकील हैं जो कि रोज 1 करोड़ कमाते हैं। रोज कई ऐसे हैं जो रोज 50 लाख कमाते हैं, कई 10 लाख कमाते हैं और कई शायद 10,000 भी नहीं कमाते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार देखा इसका जो अंतर है ना, उसका अंतर केवल एक कारण से है कि आपका फोकस नहीं है। 5 साल की स्ट्रगल चाहिए होती है, क्योंकि आप आते हो एक प्रोफेशन के अंदर जहाँ पे उसकी निटी-ग्रिटीज़ प्रोफेशन के सीखने पड़ते हैं। अब आप लोग जैसे कर रहे हो, कितनी मेहनत की है आप लोगों ने, आपको लाइट समझते हो, कैमरा समझते हो, ऑडियो समझते हो, फिर जाके आप ये प्रोग्राम करते हो। अगर आप जैसा किसी को बनना है तो कंफर्टेबल होना पड़ेगा, उसको एक स्मार्ट बातचीत करनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे कानून की दुनिया में भी है। अगर आप वकालत में आना चाहते हैं तो आपको जिस क्लाइंट के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, पहले तो आप उससे कनेक्ट तो करो, उसकी समस्या को तो समझो, उसकी बात को सुनो। ये नहीं है वकील का मतलब केवल बहस कर रहे हैं। वकील का मतलब है पहले सुनना, और फिर जो क्लाइंट चाहता है बहस करना, वो बहस करना। तो उसमें कई बार थोड़ी सी चूक हो जाती है, और कई बार लोग ये मानते हैं कि हम अपने आप को अपडेट नहीं करें। देखिए, अभी जस्टिस नजीर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो कि वो भी फर्स्ट जनरेशन अपने वहाँ के जगह के लॉयर थे, मंगलौर के रहने वाले, और सुप्रीम कोर्ट जज बने, रिटायर हुए हमारे कोर्ट नंबर 3 से, जिन्होंने राम मंदिर पर भी अपना फैसला दिया था। उनकी एक बात कही, उनके फेयरवेल में मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हमको अंग्रेजी मुझे नहीं आती थी, हमने सीखा है। आप हर दिन अपने आप को अपडेट करते हो, आप लॉ पे अपडेट करते हो, लोगों से बात करके अपडेट करते हो, हर दिन कुछ नया सीखते हो। जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे, उस दिन आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो बिल्कुल यही बात सब पे लागू होती है। हमारे कई वकील ऐसे हैं जो आते हैं जाते हैं, उनको मैं कहता हूं कि आप इसको सीखो। हमारे यहाँ अपने ऑफिस में हमारे 400 इंटर्न होते हैं हर महीने।
1 महीने के लिए आते हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे आते हैं। मैं उन सबको यही कहता हूँ कि देखो, अगर मैंने कर लिया तो आप 100% कर सकते हो। हमारे ज़माने में तो टीचर भी नहीं थे स्कूल के अंदर। बाकी जब लॉ में हम लोग आए तो ये माना जाता था कि ये बड़ा ही पिछड़ा हुआ, बड़ा बेकार सा प्रोफेशन है। इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू परस्यू देन यू आर परस्यूइंग लॉ, एंड सेम वाज विद द जर्नलिज्म ऑल्सो। एक मेंटलिटी थी लोगों की। तो मेरा ये मानना है कि अब वो जो मिथ है ना, वो खत्म हो गया। अब सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे घरों के बच्चे आ रहे हैं। तो अब वो कोई ये जो एक बंधन था कि हम कानून के अंदर इस दुनिया में आके कैसे काम करेंगे, वो बात खत्म हो गई। हर आदमी कानून को जानता है अब। आप किसी से बात करो, ट्रैफिक चालान वाले से आप बात करते हो, कानून की बात करोगे, और कानून ऐसी चीज है जो आपके हर अनुभव में आपके साथ वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ओके, हर बच्चा विराट कोहली नहीं बन सकता, और ये लाइफ का एक कठोर सच है। बिल्कुल सही है। उसी तरह हर बच्चा लॉयर या सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बन सकता। तो इन प्रोफेशंस के लिए स्किल सेट क्या चाहिए रहता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो भाग्य भी चाहिए। भाग्य भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। भाग्य इसलिए चाहिए कि आप एक सेट के, एक मेंटल स्टेट के, एक तरह की नॉलेज के, एक तरह के बातचीत व्यवहार के करीब लाखों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं। तो जब आप एक जगह पे आते हैं तो करीब 15 में से कोई 2 को मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कोई फेल होता है। अगर आप जज नहीं बने, आप कुछ और बनते हो। जैसे मैं जज नहीं बना, मुझे जज नहीं बनना था, मुझे ऑफर किया गया, मैंने कहा मुझे जज नहीं बनना है, तो मैंने जज बनने से मना किया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो जज बनना चाहते हैं वो गलत हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जज बनूंगा तो मुझे घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ है हमारे पास, और सब कुछ हम अपने तरीके से कर सकते हैं। कम एज में हमको मिल गया, लेकिन किसी और को कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरा ये भी मानना है रणबीर, की कोई भी आदमी का जो जीवन है उसके सक्सेसफुल 20 से 25 साल होते हैं। अगर आपने अपने 25 साल को ठीक से यूटिलाइज किया, ठीक से आपने काम किया, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत से लोग हैं जिसको कि परसू करते हैं, और आप देखेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने 25 साल तो सच में अपने करियर के एक लेवल पे रहे, फिर उसको मेंटेन करो, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो लेकिन कोई इसमें असफल नहीं होगा। और मैं ये कहता हूं कि विराट कोहली मान लो नहीं सक्सेस टीम में आता, इंडियन टीम के अंदर, तो कुछ और कर रहा होता, कोचिंग कर रहा होता। अगर वो कोचिंग में टॉप पे नहीं जाता तो फील्डिंग का कोच होता, वो भी नहीं कर रहा होता तो कुछ और किसी बिजनेस में होता। लेकिन ये कहना कि आप, लेकिन मेहनत कितनी करनी है, उतने घंटे आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पहले ये तो देखो। अब कितने ऐसे लोग हैं जो रोज 2 घंटे नहीं पढ़ते। आप 2 घंटे नहीं पढ़ते हो, क्लाइंट की फाइल नहीं पढ़ते, और उसके बाद से आप जब कोर्ट के अंदर जाते हो और आप कंप्लीट उससे कर रहे हो जिसने की पढ़ा हुआ है 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एंजॉय नहीं करो। पढ़ाई को एंजॉय करने के साथ साथ आप क्लाइंट सिखाता है जी। यू सी, दिस इज द ओनली प्रोफेशन वेयर यू लर्न एट द कास्ट ऑफ योर क्लाइंट। दे नो मोर देन यू। उनका केस है ना, वो आपको बेहतर जानते हैं। वो आते हैं आपके पास, वो बताते हैं कि देखिए हमारे केस के अंदर ये फैक्ट है, हमारे वकील साहब ने ये गलती कर दी, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने वो नहीं बोला। तो फिर आप जब सब कुछ जोड़ते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं क्लाइंट के, फिर अपने हिसाब से आप लॉ को एग्जामिन करते हैं, और आप तब जज करके उस मामले को आप परसू करते हैं, तब जाके सक्सेस होती है उस केस के अंदर। तो आपको क्लाइंट की बात तो सुननी चाहिए, उसको सीखना चाहिए, और यही एक इसका मूल मंत्र है कि आप जब तक सीखोगे तब तक बढ़ोगे। यही मूल मंत्र है इस प्रोफेशन ओके। आपको बेसिकली डेटा की खुदाई करनी पड़ती है बिल्कुल सही बात में जी। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़े होने चाहिए, बिल्कुल ठीक, असर्टिवनेस, डिबेटिंग स्किल्स तगड़े होने चाहिए, पीपल स्किल्स भी तगड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको एट स्केल काम करना है तो आपको टीम्स को मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। थोड़े से बिजनेस स्किल्स भी होने चाहिए, बिजनेस एक्यूमेन भी होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। टैक्स तो पे करना होता है ना, तो हम जितने भी लोग हैं टैक्स भी पे करना होता है। उतने पैसे आप घर में क्या करोगे, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करोगे, कुछ और करोगे, तो वो भी तो आ ही जाती है लोगों को। ओके, आपने कहा कि कुछ कुछ लॉयर्स महीने के नहीं, दिन के 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। बिल्कुल ठीक, मतलब साल के 300 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाते हैं, शायद ज्यादा। साल के 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैसे, क्यों? देखिए, ऐसा है कि उनका भी बैकग्राउंड है, उनकी भी मेहनत है। अब जैसे मैं हरीश साल्वे को ही बोल दूं कहने के लिए, आप कह रहे हो तो मैं उनका एक नाम ले लेता हूँ। अब आप हरीश साल्वे का केस ले लोगे तो आप देखोगे कंपनीज जो आती हैं, इंगेज करती हैं, उनसे रिटेनरशिप फीस देंगी, उसके बाद आर्गूमेंट्स के पैसे अलग से देंगी। मुझे याद है एक केस था, मैं उस केस का नाम नहीं लेता हूँ, मैं उस मामले में मुझे भी कंसल्ट किया जा रहा था। 1 मिनट सर, सॉरी, मेरे को आपको कट करना पड़ेगा। आपको 2 शब्द समझाने पड़ेंगे, रिटेनर फीस और आर्ग्यूमेंट्स। आपने मैं समझा देता हूँ। तो रिटेनरशिप फीस क्या होती है कि जब आपको कोई क्लाइंट आता है, हाँ, वो आपको इस बात के पैसे देता है कि आप मेरे खिलाफ किसी मामले में, इस मामले के अंदर नहीं आएंगे, इसलिए आपको पैसे देता है। इसको रिटेनरशिप फीस बोलते हैं हम लोग।
और दूसरी वाह। बात ये होती है, उसको एंगेजमेंट फीस होती है, उसके बाद ये फीस आती है कि हमें आप एंगेज कर रहे हो, उसकी फीस अलग होती है। जब हम कोर्ट पे जाते हैं तो जब हमें आप रिटेन कर लिया, मतलब हम कम से कम आपके खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसा बहुत से केसेज में होता है। हम लोग जो जूनियर लॉयर, कई केसेज में हम लोग 15-20 सीनियर्स को एंगेज करते थे, उनको रिटेन करते थे। उसका मतलब केवल ये होता था कि ये लॉयर्स हमारे खिलाफ की साइड में नहीं जाएंगे और उधर से बहस नहीं करेंगे। उसकी फीस होती है, और ये फीस भी 1 करोड़ तक होती है। आपकी रेप्यूटेशन के बेसिस पर फी मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे राम जेठमलानी जी थे, वो फाइल पढ़ने तक की फीस ले लेते थे कि मैं इसको पढ़ूंगा। जैसे हम लोग भी, अब कंसल्टेंसी कोई आता है, करता है, हमारे साथ बैठता है, तो हम जितने मिनट हमारे साथ वो बैठता है, हम ऑलमोस्ट उतने मिनट के चार्ज तो करते ही हैं। पर मिनट हम उनको बोल देते हैं कि भाई आप हमारे पास 1 घंटे थे तो आपको 1 लाख रुपए देने हैं। कोई ऐसा भी होता है जो 2 लाख भी लेता है, कोई 5 लाख भी ले सकता है, और रिटर्नरशिप अलग से होती है। फिर आप जितनी बार कोर्ट में जाते हो, आप चाहे कोर्ट के अंदर आपकी डेट लग जाए या मैटर हियरिंग पे नहीं आया, सुनवाई नहीं हो उस मामले की, लेकिन आप तो कोर्ट में गए, उसकी आप फीस लेते हो। मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आप मेरे से फी लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपसे फीस क्यों लूंगा यार? यही फीस है कि आप ऐसे अच्छा काम करते रहो और मुस्कुराते रहो, ऐसे ही आप। नहीं, पर मतलब आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंड यू स्टिल गिवन टाइम फॉर द पॉडकास्ट। क्योंकि ये नहीं है, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है और आपसे कितने लोगों तक ये पहुंचता है। कितने ऐसे यूथ हैं जिसको जानते हैं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैंने 12वीं पास की है, मुझे लॉ करना है, मैं क्या करूं? कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मुझे बताएं करियर में कैसे आगे बढ़ूं। और मैं बताऊं आपको कि मैं इसमें संकोच नहीं करता, हमारी ये ड्यूटी है। हम लोग भी उसी बैकग्राउंड से निकल के आए हैं। अगर हम लोग आके कर सकते हैं तो उनके लिए क्यों नहीं करेंगे? और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, कि आप हिंदी में समझा रहे हो। नहीं, बिल्कुल, आप ये हिंदी में भी समझना चाहिए और हिंदी में समझाना भी चाहिए। आपने जब मुझे कहा कि हिंदी में आने चाहिए सब, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो आम लोग हैं, जिनके पास ये माध्यम नहीं है, जिनको ये समझ नहीं है कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ पहुँचें। जी। अब आपको बताऊँ, जब हम लोग पहली बार दिल्ली में आए थे, ये सोच के कि वकील बनना है, मैंने तो देखा कि ये तो इतना मुश्किल काम है वकील बनना, क्योंकि आप किसी सीनियर के पास जाओगे, वो पैसे नहीं देगा आपको। उस ज़माने की बात बता रहा हूँ आपको। और अब धीरे-धीरे ये हो गया कि उसके बाद आप पैसे नहीं देगा, फिर मैटर में आपको हियरिंग के लिए नहीं ले जाएगा, फिर अपीयरेंस नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ हो गया, तो फिर आपको क्लाइंट भी क्यों ब्रीफ करे? जी। आपके पास ही क्यों आए? लेकिन आज ये टाइम ऐसा आ गया है कि इतने अच्छे बच्चे आ रहे हैं, इतने स्मार्ट बच्चे आ रहे हैं कि उनको सब कुछ मालूम है, उनको दिशा मिल चुकी है और उस दिशा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। अर्निंग पोटेंशियल बढ़ रहा है लॉयर्स का इस देश में? बिल्कुल बढ़ रहा है, और जब कोई देश, कोई समाज तरक्की करेगा, तो वकीलों की आमदनी होगी और वकील आगे बढ़ेंगे। क्यों? ये लॉजिक समझाइए। क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हो तो आपके इंटेलेक्चुअल संघर्ष होते हैं। आपका एग्रीमेंट होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका एमओयू होगा, आप कोई ना कोई कानून गलती से टूट जाएगा, या आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, इनकम टैक्स की नोटिस देगा आपको, आपकी जीएसटी की नोटिस आ जाएगी, या आपको जीएसटी इनकम टैक्स से निकल गए, कोई कंपनी बना ली आपने, शेयर होल्डर्स का डिस्प्यूट हो सकता है, उसके बाद कोई बैंक से लोन लिया बड़ा बिजनेस करने के लिए, वो डिस्प्यूट हो सकता है। तो आप जितने दिन समाज के अंदर हैं, आप पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि एक वकील को बीच में आना की जरूरत पड़ सकती है। मैं नहीं कहता हूं पड़ेगा वकील, लेकिन आपको पड़ सकती है। कई बार आपकी ईगो भी होती है, जैसे मैंने अभी किया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 250 मीडिएटर्स तैयार किए। मीडिएटर ये होता है कि कोर्ट में जाने से पहले मामले को मध्यस्थता के द्वारा हम और आप बात करके, भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, आप बताओ क्या चाहते हो, और उसका निपटारा कर दें। अभी सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर के बड़ी सजग है। मैंने 250 कराया। अभी तक हमारे कोर्ट में केवल 30 लोग थे, 250 मैंने ऐड कर दिया। 250 मीडिएटर मैंने डाल दिया कि सारे लोग ट्रेनिंग करके अब वहां पे आ चुके हैं। कई ऐसे हमारे लॉयर्स हैं जिनको की सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सर हमने लिटिगेशन नहीं लिया। और मैं उनको हमेशा कहता हूं कि यू सी, नाउ इन द फ्यूचर यू ऑल विल बी रिमेंबर्ड नॉट बिकॉज यू सक्सीडेड इन द मैटर, you will be remembered that how litigations you avoided. That is the main art, because the people who are fighting, contesting for the nitty-gritties and even sometimes for the ego. So if you can avoid this just by mediation, just by giving an opportunity, like husband and wife, in most of the cases husband and wife they are fighting and you see who can be closer than them, but you need a mediator. तो जब आपको पति पत्नी के झगड़े होते हैं और उनके बीच में जब झगड़ा हो, इतने क्लोज होते हैं वो लोग, नजदीक होते हैं, उससे नजदीक तो कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन उस रिश्ते के अंदर आपको जब बातचीत करानी पड़ती है, बिठाना पड़ता है, दोनों बात करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि एक भी भरोसा नहीं रहता। रिश्ते के अंदर भरोसा का भी उतना ही महत्व है। अगर आप ये समझ लें कि हमारा इसमें भरोसा नहीं है, बातचीत नहीं कर सकते, या उस पर सोचे कि हमें धोखा दे देगा, या ये जो बोल रहा है ये ठीक नहीं बोल रहा है, क्योंकि दोनों जानते भी एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से हैं, वो मामले मीडिएशन को जा रहे हैं, सिविल लिटिगेशन मीडिएशन में जा रहे हैं। तो आप देखिए, जो भी ये मामले आएंगे, धीरे धीरे समाज हमारा सभ्य होता जाएगा और कई बार कोर्ट में आने से पहले मामले खत्म हो जाएंगे।
तो ये भी एक टाइम आ रहा है। और हमारे जो वकील हैं हर क्षेत्र में हैं। एक टाइम था हम लोग के टाइम में कि आपने लॉ कर लिया, कोर्ट में आ गए, अब आप कोर्ट में आके जो भी मामले आ रहे हैं उसको उसमें आप बहस कर रहे हो, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो। अब इतने ब्रांचेज खुल गए हैं। टेलीकॉम डिस्प्यूट है तो टीडी सेट में जाओ, कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर फोरम में जाओ, आपको कोई कंपनी से डिस्प्यूट हो गया तो कंपनीज एक्ट में, आपको आईबीसी कोर्ट में एनसीएलटी और एनसीएलटी में जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये काम नहीं है, मैं तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ, तो देन गो टू एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप वहां पे जाओगे। ऐसी चीजें किसी को पता नहीं होती। जो डिटेल्स आप समझा रहे हो, आई फील कि ये एक स्किल सेट होता है। इतने डिटेल्स याद रखना, इतने डिटेल्स का की जानकारी पता रहना एक स्किल सेट होता है। नहीं, लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, जो उनको हर एक को लगता है, हम पूछते हैं, मैं तो क्या करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। हमारे यहाँ हर बार जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, मैं उससे पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। सबसे पहले आप वकील क्यों बने? तो कोई बोलता है मम्मी ने बना दिया, कोई बोलता है कि मेरा मन था, कोई बोलता है कि मुझे ये पसंद है। फिर मैं पूछता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? वो कहता है कि जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इन्वायरमेंट है, मैं तो वो हूँ, लेकिन मैं वकील बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन्वायरमेंट है तो आप करो। आपके पास ग्रीन के मैटर्स आएंगे, इन्वायरमेंट के मैटर्स आएंगे, जिसमें कि कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं पे कोई रोड बन रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, वो सारे केसेस फाइल होते हैं एनजीटी में और वहाँ कोर्ट सुनवाई करती है। आप उसके एक्सपर्ट बनो, कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ये जो दुकानों पे खरीदारी करता हूँ वहाँ पे ज़्यादा पैसे कोई देता है, कम में खरीदता है, या कोई जाति करता है हमारे साथ, उस पर करना है, आप वो करो। तो आपके पास जो करना चाहते वो है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल लॉ करना है, तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। मगर मुझे एक बात बताओ कि इंटरनेशनल लॉ के अगर आप एक्सपर्ट भी हो गए, नंबर 1 हो गए इंडिया के, तो कितने केसेज होंगे ऐसे? 4 होंगे, 6 होंगे, और 4-6 केसेज करके कैसे काम चलाओगे? तो आपने नाम के लिए आप ये काम करो, लेकिन साथ साथ कुछ और भी करो। या जैसे क्रिमिनल मैटर्स आप कर रहे हो, वो मैं बोलते फर्स्ट जनरेशन हूँ सर, मैं कैसे करूँ, मेरे तो फादर नहीं है, मेरे घर में कोई और नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ बेटा सबसे पहले आप सीखो कि कैसे एफआईआर लिखाई जाती है। यहाँ भी नेपोटिज्म होता है। देखिए नेपोटिज्म आप माने नहीं माने, लेकिन ये तो हर जगह ही होता है। जी जी। अब जैसे आपके घर में खाना बना है तो पहले तो आप ही खाओगे, उसके बाद पड़ोसी को खिलाओगे। मतलब देखो, अगर एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाए तो फिर वो जितने भी पेशेंट्स वो फादर के पास आ रहे थे वो बेटे के पास भी आएंगे। पर लॉ में भी यही लॉजिक है कि जो क्लाइंट्स फादर के पास, बिल्कुल ओके ठीक है। लॉ में भी यही है, लेकिन ये भी सही है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अगर डॉक्टर का बेटा ठीक से इलाज नहीं करता जी जी और जी, पेशेंट खुश नहीं है तो दूर हो जाएंगे। जी जी जी। यही चीज लॉ में भी है। अगर आप उसको ठीक से अटेंड नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, ट्रस्ट जो क्लाइंट का है, जो भरोसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास आ रहा है बात करने के लिए, जैसे देखिए आपका शो कोई क्यों देखता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो रणवीर बात कर रहे हैं, ये बात हमारे सारोकार का है, ये बात ये हमारे लिए कर रहे हैं, और ये सुनने से हमें भी कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। कि जब केबीसी अमिताभ बच्चन को मिल रहा था, वो तैयार नहीं थे करने के लिए, वो तो मजबूरी में किया उन्होंने, उनके पूरा परिवार इसका विरोध कर रहा था। और किस तरह से उन्होंने केवीसी लिया, और वो डर डर के उन्होंने किया कि पता नहीं मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा, और वो केवीसी इनका बिगेस्ट सेवियर हुआ जी। मैं तो उस मामले में उनको 1-2 बार जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट स्टार के साथ खत्म हुई तो उनको मैं एडवाइस भी कर रहा था, तो मैंने देखा कैसे वो इस मामले से, कैसे केबीसी के एक प्रोग्राम से जो कि टेलीविजन छोटा मीडियम मानते थे, कहाँ पहुंचे। और आज जो भी बचे, उनका जो रिवाइवल है, जो उनकी लाइफ की सेकेंड इनिंग है, वो केबीसी की वजह से। तो ये एक चीज़ होती है। और आपको ये सभी जो जितने भी यूथ हैं जो लॉ को परसू करना चाहते हैं, उनको ये बात तो ज़रूर माननी चाहिए कि देखो हमने अपनी इस उम्र में, हमको जिससे मिलने का मन था उससे मैं मिला, और अपने टर्म्स पे मिला। ये तो है नहीं कि मुझे कोई जाके मिलना। अगर आप वकील हो किसी के, तो आपके पास कोई आएगा, आपके पास आके बैठेगा, आपसे एडवाइस लेगा, आपसे बातचीत करेगा, और उसके बाद अगर आप काम उसका काम करते हो उसके खर्चे पे, जिसके के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, आपका एहसान भी मानता है। ऐसा प्रोफेशन कहाँ मिलेगा? बेसिकली अगर किसी देश की तरक्की हो गई तो हर क्षेत्र की तरक्की होती है, और अगर कहीं भी तरक्की हुई तो प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे वहाँ। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉयर्स की ज़रूरत होती है और सिस्टम की ज़रूरत होती है। देखिए मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, अटेंडेंस 60 हो गई आपकी, जी। आपकी एग्जामिनेशन छूट गया, आपकी कॉलेज ने कहा कि नहीं आप इस तारीख को आपका ये कोर्स होगा, आप कहते हो इस तारीख को मैं बीमार हूँ, मुझे आप कोई और डेट दें, वो नहीं देते, सबके लिए यूनिवर्सल डेट आएगी। तो हर एक मुद्दे पर लिटिगेशन है। अगर आप करना चाहें तो हर मुद्दे पे, आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े की क्वालिटी ठीक नहीं है, उससे आपको स्किन की प्रॉब्लम हो गई। जैसे कई बार मैं यूके की कोर्स में देखता हूँ कि मूंगफली खाने से वहाँ बड़ी एलर्जी होती है, लोगों की डेथ होती है। जी। अगर किसी रेस्टोरेंट ने मूंगफली दे दिया और डिक्लेयर नहीं किया उसको, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और उसमें आप देखते हो उसको। कहीं आप क्लब में गए, वहाँ झगड़ा हो जाता है लोगों का। तो हर ऐसा मुद्दा जो कि आपके जीवन में कहीं भी
दाएं बाएं जरा सा भी डिस्प्यूट, जरा सी भी ईगो, जरा सा भी इंटेलेक्चुअल लेवल, वहां पर झगड़ा होगा। आप किताबें कॉपी करते हो, स्क्रिप्ट कॉपी करते हो, फिल्म बना रहे हो आप, वहां पर कोई आपने स्टेप कॉपी कर लिया, उसने केस डाल दिया आपके ऊपर। ऐसी चीजें भी होती है। आपने कोई ऐसी सीन फिल्म के अंदर आ गया जिसको आप पसंद नहीं करते हो, एक ग्रुप खिलाफ में आ जाएगा, वो बोलेगा कि ये सीन हटाओ, आप कहोगे हमने पास कराया सेंसर बोर्ड से। तो हर चीज हो सकती है जी। तो आपको हर दिन जीवन के हर मोड़ पे आपको कानून की जरूरत है और आप इससे दूर नहीं हो सकते। और जितने नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं ये बड़े समझदार हैं। इनको आपको बताऊं मैं, आपकी जो अगला जनरेशन इंडिया की है, जैसे ट्रेडमार्क है हमारा, देखो आप ट्रेडमार्क आप देखो, अमेरिका ने सारे उठा लिए, नीम तक का करा लिया। ट्रेडमार्क होता क्या है ये भी समझाइए। ये ट्रेडमार्क ये होता है कि जब आप कोई चीज डेवलप करते हैं, कोई चीज आप बनाते हैं, तो उसके लिए आपकी एक अधिकार आता है उसके आपके साथ। जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कॉपीराइट कराते हैं उसकी, इसके लिए एक रजिस्ट्रार है, यहाँ बॉम्बे में ही हेडक्वार्टर होता है उसका, यहाँ पे कंट्रोलर जनरल बैठता है और हर जगह इसके कोर्ट्स हैं, दिल्ली में भी इसकी कोर्ट है जहाँ रजिस्ट्रार लेवल के ऑफिसर्स बैठते हैं और उसकी सुनवाई करते हैं। जी। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई डालडा बनाया वनस्पति के घी के नाम से, दूसरी कोई कंपनी उसको माल्डा बना दे, आप कहो सा हमारे को कॉपी किया है इन्होंने, ऐसे किया है, या सेम लोगो ले लिया है, उसमें डिस्प्यूट होता है, कई बार उसकी कॉपी हो जाती है। तो उसके लिए आपको प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने स्टार न्यूज़ बनाया, दूसरा कोई स्टार न्यूज़ शुरू कर दे, लेकिन नाम कुछ और लिख रहा है, लोगो स्टार का लगा दिया, तो लोगों की कॉपीराइट जरूरी है, उसका ट्रेडमार्क जरूरी है, किस क्लास में आपकी ट्रेडमार्क हो रही है वो जरूरी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना, उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है। आप जैसे मान लीजिए शो आप ऐसे करते हैं, बैठ के आमने सामने बैठ के करते हैं, इसका कोई नाम रखें आप, किसी और ने कॉपीराइट करा रखा है तो नाम नहीं रहेगा। आपने कोई प्रोग्राम किया, उसकी कॉपीराइट आपके पास है, तो प्रोग्राम फ्यूचर में कभी भी कोई करेगा भविष्य में, उसकी जिम्मेदारी होगी, वो नहीं कर सकता ये कार्यक्रम, और आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा उसको। जी। तो एक चीज तो है, वो चीज करनी चाहिए, और लोग जो है धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशों का जो अधिकार था ना, एकाधिपत्य था, वो खत्म हो गया। तो मेरे एक फ्रेंड है गौरव तनेजा भाई, वो एक यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस के नाम से, आपने सुना? उन्होंने एट एज 32 या 33 लॉ की पढ़ाई शुरू की थी। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी ट्रिप क्या होती है, यानी कि इस एज पर आके आपने ऐसी पढ़ाई की है तो सीखने को क्या मिला? उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम की एक झलक मिल जाती है, कि एक्सरे मिल जाता है पूरे सिस्टम का, एंड आपको ये पता चल जाता है कि इस सिस्टम में राइज कैसे करें इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। फिर मैंने और किसी थोड़े एक्सपीरियंस लॉयर से भी ये सवाल किया था कि इसकी ट्रिप क्या होती है, यानी कि आपको मजा क्या आता है लॉ करके? तो उन्होंने कहा कि सच दिख जाता है हर जगह। मैं आपसे भी ये पूछूंगा कि आपको मिलता क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको क्या मिलता है इस प्रोफेशन से? देखिए, एक तो आप इस प्रोफेशन के अंदर जब है ना, तो आपको एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है। और वो जी। क्यों होती है कि सारे पढ़े लिखे, एक सर्टेन है कि लॉ ग्रेजुएट नहीं है तो आप कोर्ट में नहीं होंगे, हाँ जी। कंपटीशन भी आपका उन्हीं से है, मुकाबला भी उन्हीं से है, लोग भी उन्हीं से मिलने आते हैं, और हर दिन एक नए तरह की चैलेंज होती है, नए तरह की समस्या आती है, उसको हम नए तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसको हम अलग तरह से उसकी आर्गूमेंट्स को ड्राफ्ट करते हैं। हर दिन वो कॉन्फ्रेंस होती है। हर एक आदमी का एक अनुभव, जो जीवन है ना, वो अनुभवों से भरा हुआ है। आपका जीवन का जो एक्सपीरियंस होगा वो मेरा नहीं हो सकता, जो मेरा है वो आपका नहीं हो सकता। जी। ऐसे ही हर एक आदमी जो मिलता है आपको, वो अपने 20 साल 25 साल का अनुभव आपके साथ 4-5 दिन में साझा करता है, सिखाता है आपको। और आप अगर सीखने को तैयार हो तो वो एक चार्म है उसका, आप उसको सीख रहे हो। जैसे अजहरुद्दीन का केस आया, क्रिकेट प्लेयर थे अजहरुद्दीन, इंडियन टीम के कैप्टन थे, मैच फिक्सिंग का चार्ज लग गया, रातों रात उनकी प्रोफाइल थोड़ी नीचे हो गई। अब उनका एक बैंक की नौकरी थी, जीएम की, उस बैंक की नौकरी को बचाने का संघर्ष था जिसमें उनको निकाल दिया था। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप खेल रहे थे, जब आप टीम में थे, वो नौकरी कुछ भी नहीं थी, आपको उतने के एड्स मिल रहे होंगे, लोगों की ऑटोग्राफ दे रहे हो, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया कि जब आपका टाइम थोड़ा गिरा हुआ है, डाउन है, तो आपको 10 तरह की मुसीबतें आती हैं। जो छोटे छोटे काम आपके एक फ़ोन से हो सकते थे, आज आपके हाथ जोड़ने पे, बार बार जाने पर भी वो काम नहीं होते। ये टाइम आता है, और जब आप ऐसे समय आते हैं तो आदमी बहुत सिखाता है आपको जीवन के सारे उसके एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। बाकी आपको उससे जो बात करने के साथ उस क्रम में आपको कई ऐसी जानकारी मिलती है जो आप अदरवाइज नहीं पाते। तो इसलिए एक बहुत बड़ी बात है, हम लोग ये रोज सीखते भी हैं, रोज सिखाते भी हैं, लेकिन लॉ शुरू करने का कोई एज नहीं है। जैसे पीएन लेखी साहब हैं, रिटायर होकर कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हमारे लोकसभा के थे, वो भी रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे होता साहब, वो भी रिटायरमेंट के बाद वकालत शुरू किए। तो आप रिटायरमेंट के बाद भी काम शुरू कर रहे हो तो आप कर सकते हो, और ये अकेला ऐसा प्रोफेशन है जहां मान लो कल मुझे काम नहीं करना है, तो मैं कह सकता हूं कि कल मुझे काम नहीं करना है, हमें 6 महीने नहीं करना है, 6 महीने बाद हम फिर शुरू कर सकते हैं। आप जहां से शुरू करोगे वहीं से शुरू हो जाएगा।
आपको लगता है कि हम 1 साल का ब्रेक लेके कुछ और ट्राई करके फिर करते हैं, आपकी पसंद की कोई चीज़ हो आप तब कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ब्रेक लोगे तो आपकी वो क्वालिटी नहीं रहेगी, फिर आपको उतनी मेहनत करनी होगी, लेकिन कम से कम वो चांस मरता नहीं आपका। बाकी किसी प्रोफेशन में ट्रेन अगर आपकी छूट गई तो छूट गई। ये स्पोर्ट की तरह आप बेहतर होते जाते हो टाइम के साथ। बिल्कुल सही बात है। आप जिसको भी पॉलिश करोगे, जितनी बार आप करोगे, उतनी बार आप उसको बेहतर करते जाओगे। मतलब एज के साथ भी आप बेहतर होते जा रहे हो। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि आप एज ओके। के साथ आपका अनुभव, आपकी लोगों से बात करने की शक्ति, फिर आपकी आर्गुमेंट्स, कोर्ट का एक्सपीरियंस, कोर्ट क्राफ्ट, लोगों से बात कैसे करें, कैसे रखें। और मेरा ये मानना है कि इसमें एक ही चीज़ है जो लोगों को खराब करती है, वो है ईगो। क्योंकि आपके पास जब एक बहुत कुछ आता है तो आप ये सोचते हो कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आप, तुम्हारे पिता के पास कोई संपत्ति हो, आप उसको मत देखो, क्योंकि आपको फिर से नए सिरे से बनानी होगी। कितने ऐसे राजा हुए जो फ़कीर हो गए, कितने ऐसे फ़कीर थे जो राजा हो गए। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे आपका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, तभी जाके आप इसको सस्टेन करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। जब आप अपनी टीम में किसी यूथ प्लेयर को ले रहे हो, यंग खिलाड़ी को ले रहे हो, तो आप क्या देखते हो उसमें? मैं केवल एक चीज़ देखता हूँ, वो ऑनेस्ट है कि नहीं है, ओके। और वो मेहनत करना चाहता है कि नहीं चाहता है। ओके। अगर 2 चीज़ों में वो सक्षम है, अगर वो ईमानदार है और मेहनत करना चाहता है, तो आप ये जान लो कि उस लड़के को भी कोई ग्रोथ करने से रोक नहीं सकता। हमारी टीम में भी कई बच्चे हैं ऐसे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो सामने आते हैं मेरे, शुरू-शुरू में आते थे, गुस्सा आता था कि भई ये कुछ नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मगर आज 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करने के बाद जब वो सामने आते हैं और जब उनकी बात मैं सुनता हूँ, तो कई बार मैं आँख मूंद के भरोसा कर लेता हूँ कि उन्होंने पढ़ लिया है फाइल को, ठीक ही पढ़ा होगा और ठीक ही नोट बनाया होगा उसका। ये बहुत बड़ी बात है। और कई इंटर्न, मैं तो आपको बताऊँ, अभी मैं इस बार हमारे जो 300 की ग्रुप थी हमारे इंटर्न्स की, उसमें सेकंड ईयर के करीब 15-20 बच्चों ने इतना इम्प्रेस किया मुझे। सेकंड ईयर, जो कि इंटरमीडिएट पास करके और 4th सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर में है, उनकी बात सुनो आप। और इतनी मेहनत से उन्होंने रिसर्च की, सब कुछ नोट बनाया। मैं एक आर्गुमेंट जैसा भी कराता हूँ, एक एक Sure. सेशन कराता हूँ उनसे। इतना मुझे अच्छा लगा कि ये सेकंड ईयर के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मतलब 20 साल के बच्चे। बिल्कुल, 20 साल के बच्चे, और जब वो 24 के होंगे, 25 के होंगे, तो उनको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। और मैं तो अभी ऑफ़र कर देता हूँ, ऐसे कोई बच्चे अच्छे दिख गए, तो मैं बोलता हूँ कि देखो भई, तुम्हें जिस दिन 5th ईयर कंप्लीट करोगे, यू हैव टू कम बैक टू मी, आप मेरे पास आ जाओ। जी। तो बहुत अच्छा होता है, और ये उन बच्चों के चेहरे पर भी खुशी होती है, सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, को मैंने ये बहुत किया। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलने वाले हैं इस पॉडकास्ट की वजह से सर, तो कोई थोड़ा नहीं ध्यान से। इससे कोई मेरे पास आते ही हैं, ऐसे भी ओके। आते हैं, और मैंने वेबसाइट पे भी लगा रखा है, अपने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारी चलती है, जिस पे हमने डाल रखा है कि कोई भी अप्लाई करना चाहे आप अप्लाई करो, आप उस सीनियरिटी में आप क्यू में आ जाते हो, मैं आपको वहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। मैं ओके। हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो, ये सोच के आप मत परेशान हो जाओ कि आप फर्स्ट जनरेशन हो, मैं भी फर्स्ट जनरेशन हूँ। इफ यू डोंट हैव एनीवन इन एज अ सेकंड जनरेशन, आई एम देयर एज योर गार्जियन, यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे कम टू मी, और यू कैन जस्ट सेंड मी ए मेल, व्हाटएवर कैन बी डन, मैं करूंगा ही करूंगा। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें कोई परेशानी होगी, इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन का हूं, क्योंकि वहां पर मैं जाती नहीं होने दूंगा आपके साथ। बाकी तो ठीक है, जिसकी जैसी लायकियत है वैसी सक्सेस मिलेगी, वैसा वो काम करेगा। लेकिन ये भी सही है कि कोई अगर आज जीवन में फेल है, इसका मतलब नहीं कि कल भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कितने अच्छे टॉपर्स हैं, टॉपर्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि टॉपर्स थे जिनकी वकालत नहीं चलती, जी। और कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया, घूमते फिरते रहे, कुछ और करते रहे। वकालतें बहुत अच्छी चल रही है उनकी, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस का है। इसमें आपको, जैसे जर्नलिस्ट लोग होते हैं, जैसे वकील लोग होते हैं, इनका असली काम क्या है कि ये समाज का जो अनुभव है ना, उससे उनकी पावर निकलती है। आप जितना देखते हो उतना ही आप बढ़ोगे, जितना ही आप देख के सोचोगे कैसे किया, क्या किया, कब किया, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस फील्ड की वजह से आप इंसानों को भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, मतलब काफ़ी हद तक। क्योंकि आप हर हर दिन नए लोगों से मिल रहे हो। हर दिन आप मिल रहे हो, काफ़ी हद तक आप पढ़ सकते हो। और ओके। मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं तो गाँव का बैकग्राउंड है, तो हम लोग तो गाँव वालों को भी मिले हुए हैं, शहरों को भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हो। हमारे जीवन में इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, फ़िल्म स्टार्स भी आए, गाँव के गरीब भी आए। अब फिल्म वर्ल्ड के बारे में कुछ बताइए सर। फ़िल्म में आप देखिए, जो फ़िल्म के जो लोग हैं, एक तो उनकी जो दुनिया है वो, आप तो ख़ैर यहाँ बॉम्बे में ही बैठे हुए हैं, तो इनकी दुनिया थोड़ी अलग होती है। कैसे सर? मैं अमिताभ बच्चन जी के लिए, जब उनका एक लैंड डिस्प्यूट वाला केस चल रहा था, तो मैं उनके पास कई बार बैठने का मौका मिला, और लगातार बैठते थे हम लोग। उनका ज़्यादा ध्यान होता था कि मैं अपने बाबूजी की लिखी किताब को पढूं, हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी किताब को।
और उनका ये कहना था कि कोई ना कोई सोल्यूशन मेरे बाबूजी ने इस किताब में लिखा होगा। मैंने देखा कि आदमी अपने पिताजी के ऊपर कितना भरोसा करता है कि पिता ने जो किताब में लिखा है उसमें कोई इस आदमी की समस्या का हल इसके अंदर होगा, ऐसा सोच के उस किताब को पढ़ रहा है और उनका सोल्यूशन निकलता था। जैसे उन्होंने कहा था कि जमीन हमारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी नहीं खरीदेगी, बाद वाली पीढ़ी जमीन खरीद सकती है, उनका मानना था, लेकिन ये मानते थे उस बात को। तो इस तरह से भी लोग मिलते हैं जो कि अपने परिवार में अपने पिता के ऊपर इतना ऐसी अंधभक्ति और इस तरह का व्यवहार और इस तरह का सोल्यूशन निकालने का तरीका कि वकील बैठे हुए हैं, नेता बैठे हुए हैं, आप खुद भी एक बड़े आदमी हो, लेकिन आपका ज़्यादा ध्यान ये है कि पहले किताब पढ़ लेता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, जब तक ये किताब पढ़ूंगा नहीं, इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन होगा इस किताब के अंदर। जी। तो अमिताभ बच्चन अपनी हर समस्या का समाधान अपने पिता की लिखी किताब में ढूंढते हैं। इस तरह से होता है। जी। संजय दत्त जो है वो उनके जो जितनी भी एक्सपीरियंस जो मुझे रही है, ये बहुत अच्छे इंसान की तरह मैंने उनको देखा। ये मैं भी कहूँगा, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया, बहुत ज़्यादा हम्बल थे, स्मार्ट थे वो, और पर्सपेक्टिव था, मतलब उन्होंने ज़िंदगी देखी हुई है। बिल्कुल देखी हुई है, संजय दत्त ने ज़िंदगी देखी हुई है। मैं आपको बताऊँ, वो जेल से मुझे लेटर्स लिखते थे। मैं उनके लेटर्स को देखता था कि इतने इनोसेंट लेटर्स। अब उनका वो संजय दत्त इस बात को मानते हैं कि मैंने कोई गलती की होगी, पीछे की गलतियाँ मानते हैं। जिस केस में वो फँसे या जिस केस की वजह से उनको ये सब कुछ देखना पड़ा, मैं आपको बताऊँ, जेठमलानी जी उनके वकील होते थे। एक बार मैंने इसको लिखा भी, जब जेठमलानी जी की डेथ हुई थी तो मैंने एक इसके लिए राइट अप लिखा था। जेठमलानी जी एयरपोर्ट के अंदर मिले और संजय दत्त को देख के रोने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, मेरी वजह से तुम परेशान हुए, क्योंकि मेरे मन में कहीं न कहीं खोट आ गया था, क्योंकि तुम्हारे पिता को मैं पसंद नहीं करता था क्योंकि उन्होंने हरा दिया इलेक्शन मुझे। जेठमलानी जी पहले एमपी होते थे, जी। लोकसभा के एमपी होते थे, बाद में उनको राज्यसभा जाना पड़ गया था। तो उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कही वहाँ पे, मुझे बहुत ही देख करके, और संजय दत्त ने इतने तरीके से हैंडल किया। संजय दत्त भी रो रहे थे, लेकिन रोते हुए उन्होंने कहा कि जो हुआ मैंने आपको माफ़ किया, आप भूल जाओ उसको। आप मत उसको याद दिलाओ मुझे। अभी मैं अपने ज़िंदगी में ठीक तरीके से चल रहा हूँ। क्योंकि एक आदमी जो कि इतने बड़े स्टार के बड़े माता-पिता का पुत्र हो, जिसके पास सारी दौलत हो, सारी पब्लिसिटी हो, जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो तब से लेके और जब तक आप बड़े टीनेजर होते हो, तब तक आपको सब कुछ देखने को मिल गया। और वही आदमी एक ऐसी मुसीबत में फँस जाए जिसने कभी कोई, जैसे संजय दत्त कपड़ा एक बार पहनते थे, एक कपड़े को एक बार पहनते थे और उसके बाद उसको कभी नहीं पहनते थे, फेंक देते थे। जेल में जाने के बाद उन्होंने के कपड़े देखो आप, 25-25 छेद होते थे उस कपड़े के अंदर। और किस तरह का टाइम उन्होंने देखा जेल के अंदर, ये भी एक अनुभव है। वो भी एक तरह की चीज़ है। संजू फ़िल्म तो आप लोगों ने देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उनका संजय दत्त की जो पर्सनैलिटी है, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है और बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति, जिसको आप बात करें तो आपको फैमिली की तरह, एक अपने आपके परिवार के आदमी की तरह वो आपसे बात करेंगे। तो मुझे उनसे हर इंटरेक्शन उनका मुझे अच्छा लगता है और वो हर बात, आपसे कुछ गलत कर रहे हैं तो आपसे भी झेपेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी। ऐसे ही कई और आर्टिस्ट मिले हम लोगों को, जिनको कि मिल के, सिंगर्स मिले, डांसर्स मिले, कितने लोगों को मैं जानता हूँ। कई सही रास्ते पे चलते हैं, कई उल्टे रास्ते पे चलते हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए, जो उल्टे रास्ते पे चल रहा है वो भी चलना सीधे रास्ते पे ही चाहता है। उसका भी मन उल्टे रास्ते पे चलने का है नहीं, कोई ना कोई मजबूरी है उसकी जिस पे उस पे गया हुआ है। और अंत में एक चीज़ सही है इस बॉलीवुड के बारे में या इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि अगर उनको एनवायरनमेंट मिले, माहौल मिले, तो वो कोई भी आदमी ये रास्ता नहीं चुनेगा कि जहाँ से उसको रोज़ सरकारी एजेंसी के फ़ोन आए या इनकम टैक्स की नोटिस आए या जीएसटी की नोटिस आए। वो चाहता है कि सही रास्ते पे ही चले। मैं आज ही एक किसी से मिल रहा था और उनकी बहुत बड़ी बिज़नेस बॉम्बे के अंदर उनकी थी, हर टेलीविज़न चैनल पे हुआ करते थे वो। अभी उनका टाइम ठीक नहीं है। टाइम ठीक नहीं है तो बैंक से कर्ज़े नहीं मिलते। बैंक ने जो कर्जा दे रखा है उसकी रिकवरी के लिए नोटिस डाल रखी है। आईबीसी में मैटर है, एनसीएलटी में मैटर है। एनसीएलटी में आरपी अपॉइंट हो गया है, उनकी कंपनी को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो लेकर के उसको ऑक्शन करने पे लगे हुए हैं, उसको रिजोल्यूशन प्लान में डाल दिया है। तो कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वही आदमी जो 8 साल पहले जो था, वो आज 8 साल के बाद उसको मिलने पे लगता है कैसे बदल गया, कि इतना कुछ कैसे हो गया? क्योंकि आपकी जो परिस्थितियाँ हैं ना, उसने आपको कमज़ोर कर दिया। हम लोग के यहाँ एक बहुत बड़ी कहावत है कि जब आप, भगवान श्री कृष्ण को भी बहेलियों ने तीर से मार दिया था। जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक योद्धा थे, भगवान खुद थे, लेकिन उनको बहेलिये के तीर से जाना पड़ा। ऐसे ही कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रकांड पंडित और ज्ञानी समझते हैं, उनको छोटी-छोटी चीज़ों से उनकी हार हो जाती है।
तो उसको भी मानना चाहिए कि आपको उसका अहंग, आपका उसका घमंड नहीं होना चाहिए, और अगर आप इसको चला रहे हो तो सब कुछ आपका अच्छा चलेगा और बढ़िया चलेगा। लोगों की मजबूरियों के वक्त और मुसीबतों के वक्त लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हर दिन किसी की मजबूरी या मुसीबत देख रहे हो। वो देख रहे हैं, और मैं हर बार ये कहता भी हूँ, मैं कई बार किसी से बात हुई तो मैं कहता हूँ कि खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से। मैं बोलता हूँ, मजाक में ही बोलता हूँ, कि खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, हकीमों से मतलब डॉक्टर से, वकीलों से, और हसीनों की निगाहों से। तो आप इन तीनों से बचे रहो अगर, तो अच्छा है। डॉक्टर से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि अगर कभी मुसीबत हो तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। वकील से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन तभी जब आप कोई ज़रूरत पड़े, अगर आप अपने स्तर पे ठीक कर सकते हैं तो ठीक कर लीजिए। और बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आपको, मैं इसको भला इसलिए मानता हूँ कि आप परेशानी में याद करते हैं। आप सोचो ना, आप हमारे पास सुबह से शाम तक जो लोग मिलने आते हैं, वो सब लोग किसी न किसी एक टेंशन में तो हैं। वो लोग नॉर्मल मेंटल स्टेट में नहीं है। उनको कोई ना कोई परेशानी है जिसके लिए मेरे से मिल रहे हैं। और जब वो मेरे से बात कर रहे होते हैं, तो मैं उसको बार बार सोच रहा होता हूँ कि भाई ये आदमी अपनी परेशानी में, कई लोग अपनी परेशानी में बड़े काम रहते हैं, जेल से छूट के आए हैं, आपसे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं, अपने केस को ठीक से तैयार किया हुआ है, ये भी बता रहे हैं कि कल वापस सरेंडर करना है मुझे। कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमारे घर का ऑक्शन है परसों, उसको रोकना है, उसके लिए आए, आपको पूरी केस समझा रहे होते हैं। तो आप उस बुरी परिस्थिति में भी अपने दिमाग को, अपने बैलेंस को कैसे ठीक रखें, वो भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग हर एक क्लाइंट से भी सीखते हैं। मुझे फिर से थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करना है सर, और कुछ एनेक्डोट्स शेयर कीजिए फिल्म इंडस्ट्री के। कितने ऐसे लोग हैं, अब सलमान खान ने जैसे किया होगा, जब ये ब्लैक बक का जो काले हिरन का शिकार था उनका, जब ये केस रहा होगा, कहाँ सोचा होगा उस दिन कि ऐसा कुछ होने वाला है। कितने साल चला है केस, अभी भी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी। तो आप उसके लिए जेल भी गए, बाहर भी आए, फिर गए, फिर आए। अब दो चीजें, दो पहलू देखता हूं मैं इसमें। एक तो पर्यावरण के लिए कितना बड़ा मैसेज है कि आप शौकीन भी हो, आपने चाहे इनोसेंटली ही कर दिया हो, मगर ये कानून को आपने तोड़ा, और जब आप इस कानून को तोड़ते हो तो इस कानून को तोड़ने की जो सजा है वो बाकी लोगों को जागरूक कर देती है। एक मैसेज जाता है बाकी दुनिया में कि नहीं, ये आप शौकिया कर भी रहे हो तो ये मत करो, ये ठीक नहीं है आपके लिए। देखो सलमान के साथ क्या हुआ, वो एक मैसेज जाता है। लेकिन ये भी सही है कि हमारा सिस्टम रिफॉर्म करने के लिए, अगर कोई आदमी उसको जेन्युइनली अपना मान रहा है कि हमसे गलती हुई है, और उसके अंदर कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, तो आप उस आदमी को माफ़ करने की, उसको सही जगह तरह से उसको हैंडल करने की गुंजाइश होनी चाहिए समाज के अंदर। और ये होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा समाज सभ्य बनेगा ना, ये गुंजाइश रहेगी। जैसे अब आप देखिए, अमिताभ बच्चन का लैंड केस है, उनको पौना में ज़मीन चाहिए थी डैम के पास, वहाँ पे आप किसान होगे तभी ले सकते हो, ऐसा चाहिए था। आमिर खान के घर में उनके परदादा वगैरह, उनके बागीचे वगीचे थे, तो किसान बन के उन्होंने ले लिया। अमिताभ बच्चन के पास ज़मीन नहीं थी, तो उन्होंने, वो क्या करें, उन्होंने ढूंढा कि हमारे घर में कहीं तो ज़मीन होगी, हमारे फादर के पहले तो होगी, हमारे मालिक तो मैं ही होऊंगा उस ज़मीन का, और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट यूज़ किया। कितनी बड़ी परेशानी हुई, लेकिन आप ज़मीन लेना चाहते हो, इसके लिए आप इतना परेशान हुए, और अल्टीमेटली वो उससे बाहर हो गए, उस मुसीबत से बाहर निकल गए। लेकिन जितने ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, इतने नेताओं से मिला मैं, इतने फिल्म स्टार से मिला, मुझे सबसे ज़्यादा जो स्पेकुलेटिव आदमी, जो सबसे ज़्यादा मैच्योर तरीके से कि पत्र लिखना, बात करना, उसको कैसे हम क्या लिखें, कब लिखें, ये अमिताभ बच्चन के अंदर एक क्वालिटी है। शायद शोहरत आपको ऐसी चीजें सिखा देती है, फेम। वो भी है, और आप ये भी सीख जाते हो कि पब्लिसिटी जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन क्या होगा, लोगों का व्यवहार कैसे बदल व्यवहार जाता कैसे है। बदलेगा, आप वो भी जानते हो। आप हर हम्म, एक आदमी का अच्छा बुरा टाइम जब देखते हो, उस वही आदमी है, वही व्यक्तित्व है, वही कला है उसके अंदर, और उस आदमी के अंदर केवल 2-3 चीजें जीवन से कम हुई तो सारा कुछ बदल गया। ये होता है, और ये जो उनके साथ हुआ है, इसके अलावा जयललिता जी को देखता था मैं। जयललिता जी तमिलनाडु की इतनी पॉपुलर लीडर थी, सब कुछ था उनके अंदर, लेकिन वो जब परेशानी में गई, उसको ये भूल नहीं पाई कि मुझे इस आदमी ने परेशान किया। उनका वहम भी था, बड़ी नॉलेजेबल थी, हिंदी अच्छी बोलती थी, हिंदी के गाने कितनी अच्छी आवाज़ में गाती थी वो। और उनका एक मानना था, जीवन के प्रति नज़रिया था उनका कि हमारे पास जो भी है, वो मुझे लेके नहीं जाना है, कोई और उनका नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी वहम था उनके अंदर, वो जब भी आती थी, वो अपनी कुर्सी खुद लेके आती थी, अपनी कुर्सी पे बैठती थी, आपकी कुर्सी पे नहीं बैठेंगी वो।
और हम लोग कई बार सोचते भी थे कि क्यों ऐसा कोई करेगा कि हम आपके घर पे जा रहे हैं, हम अपनी कुर्सी लेके आ रहे हैं। पहले ज़माने में हुआ करता था, जैसे पहले राजा महाराजे आते थे तो अपनी कुर्सियाँ लेके आते थे, उस पर वो बैठते थे, लेकिन वो अपनी कुर्सी पे बैठती थी, ऐसा उनका मानना था कि हमारी जो कुर्सी है ये हमारे इससे उतरने पर हमारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये वहम था उनका, लेकिन वो मानती थी उस चीज़ को। ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, आप हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हो, जितने लोग आपसे मिलते हैं। मैंने कितने ऐसे पॉलिटिशियंस को देखा जो अपनी पार्टी केवल इसलिए बदल दिए कि हमारे खिलाफ एक केस होने वाला है, ये बच जाएंगे इससे हम। कितने ऐसे लोगों को देखा और बच भी गए, क्योंकि जो सरकार चलाने का तरीका होता है वैसे ही होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि आज की जो जनरेशन है ना, जो आप लोग की है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनकी जनरेशन, ये जो सारा ये जो बदलाव वाली दुनिया है ना, इसमें ऐसे लोग हवा हो जाएंगे, ये लोग चलेंगे नहीं। तो अब रास्ता सही ही चलेगा, अब ये जो देश है वो सही रास्ते पर ही जाएगा, और आप कोई इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा उसको सजा मिलेगी। पता है सर, इस पॉडकास्ट पर अंडरवर्ल्ड की बहुत सारी बातें होती है, पर कोई भी एकदम सीधा जवाब नहीं देता। पुलिस फोर्स से जब अंडरवर्ल्ड के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि खत्म हो चुका है, कोई और कहता है कि नहीं नहीं कुछ एलिमेंट्स है। तो अंडरवर्ल्ड का सच का क्या है, स्पेशली दाऊद इब्राहिम के पर्सपेक्टिव से? उन्हें पाकिस्तान से, कराची से लाया क्यों नहीं गया है? नहीं, वो तो सरकार चाहती है लाना, लेकिन नहीं ला पा रही, क्योंकि वहाँ की सरकार मानती नहीं कि उनके यहाँ है, जियोपॉलिटिक्स की वजह से। वो तो ठीक है, Okay. उनका, उन्होंने, उनके एजेंट यहाँ पर रहे होंगे, वो इनके वो रहे होंगे, ये सब एक बात है। लेकिन ये भी सही है कि दाऊद इब्राहिम एक नाम है जी। ऐसे ऐसे अंडरवर्ल्ड कितने हैं, कितने तरह के लोग हैं, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ये कैसे पता लगता है? हम लोग जब लोगों से बात करते हैं तो पता लगता है कि भाई देखो, इसने तो बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लूट लिए, बैंकों के लूट लिए। ये एक आदमी जो एक आदमी के सीने पे पिस्टल रख के छीन रहा है, एक आदमी से छीन रहा है, आपने तो पूरे देश के छीन लिए। तो मैं नहीं कहता कि दाऊद इब्राहिम कोई अच्छा आदमी या बुरा आदमी है, दाऊद इब्राहिम तो क्रिमिनल था और क्रिमिनल है और रहेगा, और मोस्ट वांटेड है दुनिया का, वो अलग बात हो गई यार। लेकिन उसके साथ साथ आप ये तो देखिए कि जो सफेद पोश अपराध है, जो बैंकों के साथ फ्रॉड हो रहा है, जो बाकी तरह की क्राइम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे है। अब आप मान लीजिए कोई एक ठेका आता है, और एक जो ठेका आता है रोड का, वो 10 करोड़ रुपए का आप बिड करते हो। एक क्रिमिनल चाहता है 15 करोड़ रुपए उसको मिले, और वो 15 करोड़ रुपए में बनाएगा रोड, आपको करने नहीं देगा बिड। आप कैसे फेयर बिड करोगे? आपको बोलेगा अगर तूने बिड किया तो सोच लो। गोरखपुर जिले में तो करीब 20 सालों तक 2 ठेकेदारों के झगड़े में पूरी पॉलिटिक्स रही वहां की, 2 ठेकेदारों की, और उनकी आपस के झगड़े में कि रोड ये ठेका हमें मिलेगा कि उसे मिलेगा, रेलवे का ठेका हमें मिलेगा कि उसे मिलेगा, इस पे झगड़ा हुआ। पूरा का पूरा क्राइम उसके दाएं बाएं था। मतलब वो काम तो करना चाह रहे थे ठेकेदारी का जी, मगर वो पाने का तरीका क्राइम था। ये चीज है, तो आप क्या करोगे इसके लिए? और बहुत सी चीजें पैसे के लिए लोग करते हैं, तो पैसे का जो तरीका होता है भी, हमने तो ये देख देख के ही सीखा है, इस दुनिया को देख करके ही, लोगों से मिलकर ही सीखा है, और उनको देख के समझा है। आपको कोई पोस्ट चाहिए, मान लीजिए कोई आपको एक पद पे बैठना है, तो पद पे बैठने के लिए राजनीतिक जुगाड़ चाहिए आपको। अगर आप किसी नेता को नहीं जानते हो, आप मुझे बताओ, भारत सरकार का कोई बड़ा वकील हो, या महाराष्ट्र सरकार का वकील हो, या यूपी सरकार का वकील हो, आप मेरिट पे थोड़ी बनाते हो। आप जिसका जुगाड़ होगा, जिसको आप जानते हो कि ये आदमी हमारा है, ये हमारा नहीं है, उसको बनाते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो उस टाइम पर, जब आप उसको बना रहे होते हो वकील, कि हमारा जब कल को लिटिगेशन होगा, कोर्ट में डिस्प्यूट जाएगा, तो हमारी सरकार के बड़े बड़े फैसले, हजारों करोड़ के मामले, बैंक्स के, सबके, ये हमारा ये वकील, जिसको कि मैं भी जानता हूँ कि लायक नहीं है मगर मेरा आदमी है, ये लड़ेगा। और जब ये हारेगा तो पैसे केवल उस आदमी के नहीं डूबेंगे, सरकार के नहीं डूबेंगे, जनता के भी डूबेंगे, जनता की ग्रोथ भी रुकेगी। हमें यही तो समझना है। पर बदलाव आ रहे हैं, बदलाव आने की कोशिश जरूर हो रही है। मैंने तो लॉ मिनिस्टर को उस दिन बोला, इसीलिए बोला, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन प्रोग्राम था, मैंने लॉ मिनिस्टर को उस प्रोग्राम में मंच से बोला कि आप जो कोर्ट, जो कोलेजियम कर रही है, जजेस जो कर रहे हैं, उसको आप मानिए, ये सेटल्ड इश्यूज हैं। ये तीनों इंडिपेंडेंट जो विंग्स हैं, लिम्स हैं हमारे, जो हमारे अंग हैं सरकार के, ये चलने चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि भाई आपको पास वकील, सरकारी वकील बनाने के लिए जो नाम आते हैं, वो आप मेरिट पे नहीं बनाते हो, और फिर आप जज बनाओगे सुप्रीम कोर्ट के, आप हाई कोर्ट जज बनाओगे, आपकी काबिलियत है इसकी? अगर आप सरकारी वकील नहीं बना रहे हो मेरिट पे, हजारों लोग को बनाते हो, मेरिट पे नहीं बना रहे हो आप, वहां भी आपके लोग एडजस्ट हो सकते हैं, मगर आपने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है जो मेरिट का नहीं है, जो भी और कारण हो, आपको जज बनाने का अधिकार कैसे मिलेगा? इसलिए सिस्टम में
ये बात सही है कि अलग अलग तरह के क्रिमिनल्स, अलग अलग तरह के अपराधी, अलग अलग तरह के शरीफ और बदमाश सब होते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि देश का लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए। आपको जो भी करना है, आपको ठीक है, आप अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, आप कर लीजिए। आपको सरकारी नौकरी में जॉब स्कैम मिलता ही है, कोई कैश लेके जॉब देता है, कोई पार्टी देख के जॉब देता है। कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि जो जिसको जबरदस्ती जॉब ले ले अपने लिए। अब आप ये देखिए, हमने एक जॉब ऑफर की, मान लीजिए, उस जॉब ऑफर करने पे कितने क्रिमिनल्स, कितने टेररिस्ट, कितने नक्सल्स अपने हथियार छोड़ के जॉब करने आ जाते हैं। अब अगर आप डीप में जाओ तो आप ये पाओगे कि शायद इनका जो इस रास्ते को चुनने का कारण था वो नौकरी नहीं होगी, मजबूरी, बेरोजगारी। कितने ऐसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं जो कि अंडर अब उसमें अब नक्सल बन गए हैं, कोई कुछ बन गया है। आप पता करिए क्या है, उनके घर में खाने को नहीं है, वहां सैलरी मिल रही है उनको। तो अगर कारण ये है, मैं तो बड़ा घूमा हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत जगह के लोगों से मिला हूँ, मुझे लगता है कि अंत में आप ये पाएंगे कि जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, जो रोजगार के अवसर हैं, उसमें सारे अपराध का और शराफत का जो सीक्रेट है वो छिपा हुआ है। अगर आपको मालूम है कि आपको कोई गलत तरीके से तंग नहीं करेगा, आपने जो गलत किया सजा मिलेगी आपको, आपने अच्छा किया उसका इनाम मिलेगा, आप यहाँ पर पहुँचोगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा, दूसरे के साथ भी नहीं होगा। सरकारें यहाँ पे चूक जाती हैं। आपसे 1000 सवाल पूछे, आप मुझे बहुत ज्यादा टैंजेंट्स दे रहे हो, तो मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं कि इस पहले एपिसोड में आपसे क्या क्या बातें करूं। फिर कभी कर लेंगे और क्या। हाँ, ऑडियंस को बस ये कहना चाहूंगा कि नीचे कमेंट कर दो आपको क्या सुनना है। क्योंकि पहली बार हम लॉयर से बात कर रहे हैं, तो आई एम आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस कि कैसे टॉपिक्स लोगों को अच्छे लगते हैं। आपको पॉलिटिशियंस के बारे में पूछना चाहूंगा। पॉलिटिशियंस से आपकी इंटरेक्शन हुई है? बहुत हुई है। उनकी दुनिया कैसे होती है? देखिए, पॉलिटिशियंस में भी जो मेजॉरिटी है ना जी, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, दिल के अच्छे होते हैं मेजॉरिटी जी, लेकिन उसमें भी गलत लोग हैं, और उसमें भी जो सबसे बुरी चीज है वो वेंडेटा है। जैसे आप हिंदी में समझ, हाँ, जो बदला लेने की भावना है, जो कि हमारा अपोनेंट है इसको फिक्स कर देना है, इंतकाम कह लीजिए, या इसको ऐसा कर देना है कि इसकी राजनीति खत्म हो जाए, इसके खिलाफ ये हो जाए, वो चीज ठीक नहीं है। वो गुस्से के साथ काम करते हैं, गुस्से के साथ काम करें, या ये सोचते हैं कि मेरी कुर्सी बनी रहे और उसकी कुर्सी चली जाए, उसको कुर्सी कभी नहीं मिले क्योंकि मैं बैठा रहूंगा। डेमोक्रेसी में आज आपकी कुर्सी है, कल नहीं रहेगी, परसों फिर आ जाएगी, फिर चली जाएगी। आपको एक बहुत अजीब सवाल पूछूं? पूछिए ना, आप पूछिए ना। अजीब सवाल, बिल्कुल पूछिए। क्योंकि इस पॉडकास्ट पर ऐसी बातें होती है। ये सच है कि दोनों फिल्म्स और पॉलिटिक्स में काला जादू का इस्तेमाल होता है? काला जादू भी खूब करते हैं लोग, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल होता है। सारे लोगों के वहम है, सभी लोग अपने अपने तरीके से चलते हैं, सब लोग पंडितों से पूछते हैं, नॉमिनेशन फाइल करने तक का टाइम पूछ के फाइल करते हैं। कई जगह आप पाएंगे कि नींबू और मिर्चा रख के आप गाड़ी के दबा के पहिए फिर निकलते हैं, तमिलनाडु में और बाकी स्टेट्स में ये होता है। फिल्म रिलीज करने का टाइम के अलावा कब क्या करें, मुहूर्त का टाइम क्या हो, ये मुहूर्त और क्या, यही तो है। तो आप ये सब कुछ तय करके करते हैं। मतलब और ये तांत्रिक लोग बॉलीवुड में भी बैठे हैं, बिल्कुल है, पॉलिटिक्स में भी बैठे, बिल्कुल बैठे हैं, और ये तांत्रिक लोग भी बैठे हैं, और काला जादू भी बैठा हुआ है, और साथ साथ हर तरह के लोग समाज में, क्योंकि समाज इन्हीं से बनता है, तो समाज के जो हर तरह के लोग हैं वही लोग पॉलिटिक्स भी बनाते हैं, वही लोग ब्यूरोक्रेसी बनाते हैं, और वही लोग फिल्म बनाते हैं। तो उन्हीं में से लोग निकल के आते हैं। जितने भी हमारे संपर्क में पॉलिटिशियन आए, कई ऐसे तो आए जो बहुत अच्छा काम करने के मामले में बहुत अच्छे थे जी, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं वो एक जो पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, जैसे उनको लगा कि ये हमारा आदमी है, इसका अच्छा कर देते हैं। आपने अपने आदमी को अच्छा करने के चक्कर में जो 10 लोगों का बुरा हुआ, और इसके बाद लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि आप जब अच्छा करते हो किसी एक आदमी का जो मेरिट पे नहीं है, तो आप साथ साथ 100 लोगों का भरोसा तोड़ते हो। लोग कहते हैं इसका हो गया, जिसका नहीं हुआ है वो उसको देखता है, कहता है मैं इससे बेहतर था, मैं इससे बेटर हूं, सिस्टम में ये होता है। तो आप राजनीति में, समाज में भरोसा मत तोड़िए। और मैं आपको बताऊं, कई ऐसे लोग भी हैं जिनको कि मिलके मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैं किसी राजनीतिक दल का कभी मेंबर नहीं रहा, मैंने कोई पार्टी कभी नहीं ज्वाइन की। आप पॉलिटिक्स में आप जाते हो, किसी से आप बात करते हैं, तो आपको ये लगता है कि वो जो पॉलिटिशियन है वो देखता है कि भाई आज इस आदमी से कुछ निकल सकता है क्या मेरा। पर ये शायद पूरी दुनिया में हो रहा है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। इंडिया में नहीं था, लेकिन
ओके। दुनिया को हम इंडिया से कंपेयर नहीं करते। देखिए हमारे यहाँ तो कई बार, चूंकि राजा रजवाड़े भी रहे थे, हमारा देश गुलाम रहा इतने सालों तक। आप देखिए ना, मोहम्मद बिन कासिम आया 712 ईस्वी में, और तब से लेके हम लगातार अटैक्स झेलते रहे। फिर उसके बाद से गौरी आ गया, गौरी के बाद से गुलाम वंश आ गया, फिर मध्यकालीन टाइम आया, मुगल रहे, मुगलों के बाद अंग्रेज रहे। अंग्रेजों के जाने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, इसके टुकड़े होने के बाद, आप देखिए कि उसके बाद भी लोगों की खानदान में, परिवार में लोगों की भरोसा रहा। राजा को लोग भगवान मानते थे। आप ये नहीं कहते थे कि ये राजा का ऐसे करेंगे, अपमानजनक शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जो भी राजा था उसको लाख उसके अंदर बुराई हो, एक चीज जो करता था कि यार करना बराबरी के साथ ही है सबको, जनता में सबको बराबर ही मिलना चाहिए। वो जो फीलिंग थी ना, वो रहनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो संस्कार हैं हमारे देश के, हर देश का संस्कार अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका में अमेरिकन एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे, तो मैं उनके गांव गया। आयोवा में गांव था उनका। जब उनके गांव में मैं पहुंचा तो 4-5 दिन रहे हम लोग, गांव वगैरह घूमे, ट्रैक्टर चलाया उनके, बाकी घूमे फिरे। जब वहां से निकलने लगे तो उनके पिताजी आए और उन्होंने एक कागज दिया लंबा सा। वो बिल था हम लोग के रहने का, अपने बेटे के रहने का घर में, और हम लोग के रहने का बिल था। हाँ। तो दिया उन्होंने। हमारे यहाँ तो अगर कोई ये करे तो सारे मिलके उसकी पिटाई करेंगे, गांव वाले पिटाई करेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं, वो भी मारेंगे उनको कि यार अपने बेटे को बिल दे रहा है या अपने बाप को बिल दे रहा है। और उनके साथ में 4-5 दिन रहा, मैंने सोसाइटी देखी वहाँ की, तो मुझे कई बातों पे अजीब भी लगा। जैसे अपने वो एक बेटे की तारीफ कर रहे थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसने मुझे अपनी सेकंड हैंड कार बहुत कम पैसे में बेची। अब ये सब बातें सुन के मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो हमारा उनसे कोई बराबरी नहीं है, हमारे समाज की और हमारे लोगों की उनसे कोई बराबरी नहीं है। हमारे यहाँ राजनीति में वो लोग आए थे जो सब कुछ खोने के लिए आए थे। हमारी राजनीति की शुरुआत ऐसे हुई थी। राजनीति में तो वो आए जो सब कुछ, जिसको लुटाना हो। अब आप देखिए, हम लोग हमेशा कहते थे राजनीति क्या है। राजनीति पहले एम्बिशन नहीं थी, राजनीति पहले सेवा थी, राजनीति पहले आपके मिशन थी। मिशन के बाद एम्बिशन हो गई कि हमें कुर्सी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और गिरते गिरते राजनीति में अब कमीशन आ गया। तो वो मिशन से एम्बिशन होते होते अब कमीशन की राजनीति हो गई, यानी कि पैसे कमा रहे लोग, पैसे कमा रहे हैं। अब आप यहां तक गिरोगे। आप ये देखो ना, आज के कितने साल हुए, 47 में आज़ादी मिली आपको, अभी 100 साल नहीं हुए। हमारी आज की जिंदा जनरेशन ने देखा है वो टाइम, कई लोगों ने तो, और कई लोगों के पिता ने देखा है, उन्होंने कहानियां सुन रखी है, इस देश की आजादी मिलने के तरीके को सुन रखा है। और उसके बाद भी आप इस पे आ जाओ। जैसे कई मंत्री बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको देख के भी लगता है कि यार ये आदमी कमिटेड है, ये बहुत काम कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो उस लायक नहीं है, मगर राजनीतिक समीकरणों से कोई पॉलिटिकली वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट उनको देना है ताकि राजनीतिक रूप से वो सेटिस्फाइड रहें और उनकी कम्युनिटी हमको वोट दे। आज भी हम कास्ट क्रीड उसी पे तो चल रहे हैं। हमने लाख राइट टू जो इक्वलिटी कर दी हमारे में, हमने बना दिया कि कोई भेदभाव नहीं होगा हमारे संविधान में किसी को लेकर के, मगर हम ही भेदभाव करते हैं। हम ही क्षेत्र के आधार पे कुर्सी देते हैं, हम ही जात के आधार पे कुर्सी देते हैं, हम ही धर्म के आधार पे कुर्सी देते हैं जी। तो कहाँ कानून का कहाँ पालन कर रहे हो आप? संविधान की जो मूल भावना थी वो कहाँ मान रहे हो आप ही भेदभाव कर रहे हो। आज आप देखिए ना, सिस्टम जो भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं साहब ये गलत अपॉइंटमेंट हो गया, वो सही अपॉइंटमेंट हो गया, आप चाहे लाख कहते रहो। आज कम से कम ये मालूम है लोगों को कि अगर हम कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम जजेस की निगाह पे हैं। आप लोअर जुडिशरी के एग्जाम्स तो ऐसे ही होते हैं, जो तरीके करने के लिए आप करते हो, लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो जजेस ही देखते हैं उनको कि कौन पहुंच रहा है, कौन अच्छी बहस कर रहा है, किसको पैसे अच्छे मिल रहे हैं। अब एक आदमी जिसकी आमदनी नहीं चल रही है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोर्ट पे भी सक्सेसफुल नहीं है, उसको आप जज इसलिए बना रहे हैं उसको सैलरी मिले, उसको घर मिले, उसे गाड़ी मिले, ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए जुडिशरी अभी आजकल की हमारी जो है वो काम करना चाहती भी है और कर भी रही है। फॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं आजकल, जो कि 2 साल का उनके पास टेन्योर था, 2 साल 2 दिन का टेन्योर है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति, हर एक से बात करना, कभी वो किसी बात को छिपाते नहीं। आप कोई बात कही वो दिल से अपनी बात कहते हैं। ये बहुत रेयरेस्ट देखने को मिला है, पहले कभी देखने को नहीं मिला। इस पोजीशन का महत्व भी समझाना पड़ेगा आपको। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता क्या है और जी। इतना सम्मान क्यों दिया जाता है उस पोजीशन को? देखिए, जो हमारे संविधान के जो 3 अंग हैं हमारी सरकार के, उसमें न्यायपालिका एक अंग है। ये भी आपको एक लेयर डीप समझाना हाँ, पड़ेगा। बता रहा हूँ मैं आपको। ओके। तो हमारे यहाँ बना हुआ है, व्यवस्थापिका है,
कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इन तीनों के अपने अपने रोल हैं। जो व्यवस्थापिका है वो सारी शासन चलाती है, एग्जीक्यूटिव है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के और चीफ मिनिस्टर तक और प्राइम मिनिस्टर तक, ये व्यवस्थापिका में आ गए। फिर आप जब जाते हैं तो आप कार्यपालिका आ गए। कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव हो गई, पॉलिटिशियंस एक साइड में हो गए, एमपी एमएलए व्यवस्थापिका के हिस्सा हो गए, ये कार्यपालिका में आ गए जो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। दूसरी साइड में फिर ये न्यायपालिका आ गई, जो कि हमारे न्यायाधीश गण होते हैं, जो न्याय व्यवस्था हमारी करती है। तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई चीफ मिनिस्टर अपने पीएस को बोले कि ये ऑर्डर है हमारा, ऐसे ऐसे करो, उसकी हिम्मत है नहीं करने की? लेकिन पहले वो ना करते थे, पहले नहीं मानते थे। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो कम से कम ये फायदा, जुडिशरी पे कौन जाता है कोर्ट में, कि कौन अप्रोच करता है? कोर्ट में आपको वही अप्रोच करेगा जिस व्यक्ति को सरकार से शिकायत होगी। आपकी जमीन किसी ने एक्वायर कर ली, आपको किसी ने मार दिया, आपके साथ किसी ने जाति कर दी, आपको किसी ने फ्रॉड कर लिया, आपके साथ किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर ली, आपके साथ कोई और जाति हो रही है, या आप किसी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये व्यक्ति क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए तो आप जाते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कब होती हैं? जब सरकार फेल हो, जब हमारी एग्जीक्यूटिव फेल हो, तब ये बातें होती हैं। आपका काम है संविधान बनाना, कानून बनाना। संविधान बन गया हमारा, कानून आप बना रहे हो लगातार समय के हिसाब से, एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और जब आप दोनों में कहीं कोई जाति होती है तो हमारे पास न्यायपालिका के सामने आता है। अब आप ये देखिए, आज कोई अपोजिशन का लीडर हो, जब वो जेल में होता है तो उसको सरकार पे उम्मीद थोड़ी होती है, जुडिशरी पे उम्मीद होती है। और जब यही अपोजिशन के, आज जो रूलिंग पार्टी में हो, जब ये अपोजिशन में थे तब भी इनको जुडिशरी पे भरोसा था, क्योंकि कम से कम जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है ये चल रहा है, और एक अच्छा व्यक्ति कुर्सी पे टॉप पे बैठा हो, एक अच्छा व्यक्ति, आप नीचे तक सिस्टम ठीक हो जाता है। वो जुडिशरी के कैप्टन है बेसिकली। बिल्कुल, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत की न्यायपालिका का गार्जियन है, हम लोग का भी गार्जियन है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारे वकील जजेस से अलग नहीं है, हम उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, हम उसी सिस्टम को चल रहे हैं और मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति बने जो कि इस तरह की समझदारी रखता हो और एक ट्रांसपेरेंट आदमी हो, जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हो, तो क्या बुराई है? उस व्यक्ति के काम करने के तरीके पे, उस व्यक्ति के कदमों से, कार्यवाहियों से एक सिस्टम को एक नई दिशा मिलेगी। और ये जो तरीका है, आजकल क्या होता है कि आप जब कभी लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं कर रहा है तो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि बयानबाजियाँ होती हैं ना, आप देखिए, कभी लॉ मिनिस्टर साहब की बयानबाजी आ जाती है कि साहब हमें राजनीति में, हम लोग चुनाव जीत के आते हैं, इसलिए हमें हक होना चाहिए, जुडिशरी में हमें अपॉइंट करेंगे लोगों को। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो अपॉइंट करने का अधिकार मिले हैं आपको, वो तो ठीक से कर नहीं रहे हो, ये इसमें क्यों हाथ डालना चाहते हो? ये भी खराब करोगे आप इससे कोई बेटर सिस्टम का तरीका हो जिसमें कि जुडिशरी के अंदर आपके इंटरफेरेंस के बिना कोई सिस्टम चल सके, आप आइडिया तो दो। मैंने 26 जनवरी के दिन उनको बोला, ये बात मंच से बोला, उनकी प्रेजेंस में बोला, और मैंने कहा कि सिस्टम के साथ छेड़छाड़ मत करिए, आप दखल मत करिए। तो धीरे धीरे जो मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है और जो जजेस की भी जनरेशन है वो बड़ी अलग सी होने जा रही है। और अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद, पूरी दुनिया में किसी भी समाज को चलाने के लिए आप अच्छाई के साथ चलाना चाहते हो। चाहे तालिबान की सरकार हो, वो भी सही गलत, सरिया या गैर सरिया फैसले पे चलते हैं। वो भी कहते नहीं ये आदमी सही है, इसको दंडित करेंगे, चाहे उनको फांसी देने का तरीका कुछ भी हो, अच्छे को इनाम वो भी देना चाहते हैं। हर आदमी अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहता है। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि आप अपने दिल से पूछो कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। अगर आप सही मानते हो उसको तो लीगल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर आपका दिल कहता है कि ये ठीक नहीं है मगर अपने फ़ायदे के लिए मैं कर रहा हूँ, वो असंवैधानिक है, वो अनैतिक है और वो इलीगल है। इतना ही समझने की बात है। कानून में केवल अपने दिल की आवाज़ सुन लो, आपको पता लग जाएगा कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हो या कानूनी काम कर रहे हो। अनलेस आप एक सीरियल किलर हो। वो अगर आप वो भी हो तो भी आप जानते हो कि यार मैं बीमार हूं लेकिन मैं कर रहा हूं, ये गलत है। वो भी जानता है। आप मिले हो कोई सीरियल किलर से? या मैं ऐसे लोगों को नहीं मिला कि सुप्रीम कोर्ट तक आने का नंबर नहीं आता इन लोगों का ऐसे लोगों को नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को जो काम कर रहा है ना, उसे मालूम है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, इतना तो उसको मालूम है। और सही कर रहा है तो लीगल काम कर रहा है। ओके। पर आप ऐसे बिलियनर से मिले हो जो क्रिमिनल्स हैं बेसिकली? कितनों से मिला हूं? बहुत सारे बिलियनर जो क्रिमिनल है। मैं देखिए उनको क्रिमिनल इसलिए नहीं कहना चाहिए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है वो। हाँ जी। मगर अदरवाइज तो क्रिमिनल है। क्राइम्स की है। हाँ, क्राइम किए नहीं, कर ही रहे हैं, रोज ही कर रहे हैं। भाई आप देखो ना, कोई जो रास्ता आप निकालते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, एक पॉलिसी बनवाने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि सरकारों के यहाँ आप पॉलिसी बनाने के लिए खुद जाते हो। मर्डर करने पड़ता है। मर्डर भी होते होंगे ना,
जब आप एक पॉलिसी, देखिए मर्डर के तरीके हैं, एक तो आप फिजिकली मारते हो किसी को, दूसरा ये है कि आप एक जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, जैसे रतन टाटा की मैं इज्जत क्यों करता हूँ, टाटा ग्रुप की इज्जत करता हूँ, घूस नहीं देते हैं लोग। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि पैसे देके अपने काम कराते हैं, और बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपने एथिक्स पे, अपने नाम्स पे, अपने जीवनचर्या में एक पारदर्शिता के साथ एक उच्च मानदंड स्थापित करते हुए वो काम करते हैं। रतन टाटा उनमें से एक है, पैसे नहीं देते। कई बार उनके काम इसलिए नहीं होते, क्यों पैसे नहीं देते, लेकिन उनका कहना है काम हो नहीं हो, हमें ये नहीं करना है। कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी कैसी बने ये तक तय कर लेते हैं, ये पॉलिसी बननी चाहिए, इस पॉलिसी में ये होगा, आप ये कंडीशन डालो, क्योंकि इसमें केवल मैं ही क्वालिफाई करूंगा, और उसके बाद वो काम करते हैं। वो क्या बोलेंगे इसको, ये तो क्राइम ही है ना। तो ऐसे क्रिमिनल तो आपको रोज ही मिलेंगे पॉलिटिक्स में और इंडस्ट्री में, रोज ही मिलेंगे। उनकी मेंटालिटी क्या होती है? बस काम करवाना, पैसे कमाने। पैसे कमाने, लेकिन पैसे कमाना देश की कीमत पे, वो तो ठीक नहीं है ना। आप पैसे कमाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आप करो। क्योंकि इन पॉलिसी के बदलाव की वजह से गरीबों को हानि पहुंचती है, बेसिकली नहीं, देश को हानि पहुंच रही है भाई। आप देखो ना, देश का रिसोर्स मरता है ना। अगर आपने जैसे 2G स्कैम ले लीजिए, चलिए मैं एक सब बड़ा पॉपुलर सा स्कैम है 2G स्कैम, जी हमें उसकी बात कर लेते हैं। श्योर। अब 2G स्कैम एक्चुअली था क्या ये? अब आप बोलेंगे साहब ये बहुत बड़ा स्कैम था, 1,76,000 करोड़ का स्कैम था, लेकिन ये कैसे हुआ स्कैम है? जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस जमाने में, जिन्होंने 2G के लिए अप्लाई किया, वो क्यों अप्लाई किया? क्योंकि उस जमाने में 3G तो चल रहा था, 3G ऑलरेडी चल रही थी उस समय, तो 2G क्यों चाहिए था आपको? मुझे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा यहाँ। मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। बेसिकली अगर आपको कुछ कोई भी बैंडविड्थ खरीदना है खुद के कंपनी के लिए, मान लो आपका कोई टेलीकॉम का बिजनेस है, तो आपको गवर्नमेंट से वो बैंडविड्थ खरीदनी पड़ती है, और उन्हें खरीदने के लिए आपको गवर्नमेंट से खरीदने पड़ते हैं, और वहाँ बिडिंग होती है। ये कॉन्टेक्स्ट है, अब आप समझाइए। जैसे वायरलेस है, आप वायरलेस लेते हो, उसको भी खरीदना पड़ता है जी, WLL भी खरीदना पड़ता है, वायरलेस तक की फ्रीक्वेंसी खरीदनी पड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये कोई आदमी जब ऑलरेडी 3G चल रहा है, ऑपरेशन में है, तो 2G क्यों खरीदेगा? 2G का लाइसेंस क्यों लेगा, क्यों बिड करेगा? अब आप उसके डीप में जाओ तो पता लगेगा कि ये इंडिया को, ये सारे लोग 4G लाइसेंस सबको चाहिए था, और 4G लाइसेंस पाने की प्री कंडीशन थी कि 4G हम उसी को देंगे जिसके पास 2G होगा। मतलब अगर आपको कार खरीदना है तो बाइक आपके पास होनी चाहिए। ये इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, चैलेंज करते तो कोर्ट से सेटिस्फाइड हो जाता। लेकिन इन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई कि जिसके पास 2G होगा वही 4G लेगा। नई कंपनियां 2G लेंगी जब तक, तब तक जो उनके पास 3G है वो 4G में आ जाएंगे, उनको मार्केट में एज मिल जाएगा। मैं नाम नहीं लेता किस कंपनी को फायदा किसको नुकसान, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि जिनके पास 3G पहले से था, जिनकी तैयारी 4G की हो चुकी थी, उन लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनवाई कि जिसके पास 4G लाइसेंस के लिए वही अप्लाई करेगा जिसके पास 2G होगा। अगर आप ऐसी कंडीशन बनाओ, ये गलत है। और लोगों ने फिर भी 2G के लिए बिड किया, लोगों ने लिया, लोगों ने गवर्नमेंट से झगड़ा नहीं लिया, क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट से लड़ झगड़ के आप 4G लाइसेंस पा भी जाओ तो गवर्नमेंट रोज आपके पीछे लग जाएगी। क्योंकि सिग्नल जो आप देते हो, किस फ्रिक्वेंसी की सिग्नल चाहिए, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया और जो कि रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे नहीं होना चाहिए टावर्स, आपके कहाँ पर टावर्स होने चाहिए, उसकी सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं, हेल्थ फीचर्स क्या हैं, ये सब करने के लिए बहुत दिक्कत है। जैसे कार आप खरीदते हो, हर कार पे लिखा रहता है क्रैश टेस्ट कार का हुआ है, होता है क्या? क्योंकि जब आप पूछिए तो वो बोलते हैं साहब हमने क्रैश टेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने क्रैश टेस्ट कार का? तो बोलते हैं इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि अगर आप क्रैश टेस्ट करेंगे तो हमारी ये कार 20 लाख की पड़ेगी, हम 6 लाख की नहीं बेच सकते। तो आप एक सर्टिफिकेट फेक दे रहे हो, हर एक को मालूम है कि हमारी जो कार है, जो हमारी 5-6 लाख की या 7 लाख की कार है, इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कंप्यूटर पे कर के देखा होगा मगर टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि टेस्ट की कॉस्ट ये पड़ती है। केवल उसको बचाने के लिए आप इतने पैसे आप इस तरह से काम कर रहे हो, सर्टिफिकेट फेक यूज कर रहे हो, ये हो रहा है ना। तो मेरा ये मानना है कि ये जितनी भी चीजें हैं, जो कानून कई बार बनते हैं तोड़ने के लिए, बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, और लोगों की इससे हैसियत जोड़ते हैं कि हमने इतने कानून को मैंने तोड़ा, मेरा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मैं पावरफुल आदमी हूं। और वही कानून 3 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से ऑपरेट करता है। इस देश के अंदर आप जो असली समानता है और असली जो संविधान है, वो तब माना जाएगा कि जब समाज का निचला तबका और ऊपर का तबका दोनों ये माने कि ये तो नियम भैया, ये मेरे ऊपर भी वही चलेगा जो इसके ऊपर चल रहा है, इसलिए हमें ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो अभी हुआ नहीं है, वो अभी होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, और वो शायद दुनिया में
कहीं भी नहीं हो पा रहा है ठीक से, लेकिन हम उसकी तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जनता जागरूक हो रही है, शिक्षा बढ़ रही है, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। जब आप पढ़ लिख के आओगे तो अपने अधिकारों के लिए बोलोगे, और जब आप बोलोगे तो आपको आपकी आवाज़ सरकारों को सुननी पड़ेगी। ये धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही हैं और हो जाएंगी। लेकिन आज तक का जो सिस्टम है, इसके हिसाब से तो मैं यही कहता हूँ कि आप देखिए, जितने भी ये लोग हैं, चाहे सरकार में बैठे ऊपर के लोग हैं या नीचे के लोग हों, सबको मालूम है कि सिस्टम क्या है। आपको पासपोर्ट बनाना है, आप भारत के नागरिक हो, आपने अपना पता दे दिया, आप पासपोर्ट का फॉर्म आपने जमा कर दिया। अब आपकी वेरिफिकेशन के लिए एक आदमी आया, वो कुछ गलत वेरीफाई कर देगा आपका। आपने उसको 500 रुपये नहीं दिए तो आपका वेरिफिकेशन गया, और आप उसके लिए, आपकी कोई ट्रेवल है वो रुक जाएगी। तो आप जैसे ही कोई आता है, अगर आप घर पे नहीं भी हो, तो मैंने देखा है कि 100 में 90 लोग घर पे फ़ोन करते हैं, अरे यार वो आया है वेरीफाई करने के लिए, उसको 500 रुपये दे देना। ये क्या है? ये वही चीज़ है। ये उसी तरह का ऑफेंस है, उसी तरह की एक मनोवृत्ति है जो कि बढ़ रही है। आपको डीएल बनाना है, आपने डीएल के सारे टेस्ट आपको नहीं देने, आप रोड के सारे साइंस नहीं पहचानते हो, लेकिन आपको कराना है तो एजेंट आपको बोलता है कि हम ऐसे कर देंगे। फॉर्चुनेटली ऑनलाइन हो गया है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, ठीक काम चल रहा है। मगर आप नीचे से लेके ऊपर तक, आधार बनवाने से लेके डीएल बनवाने से लेके हर जगह तो आपका कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा है, और अगर आप वो सिस्टम नहीं करो तो बहुत ही गलत हो जाता है। कई बार आपको लगता है कि पासपोर्ट ही नहीं है आपके पास में, डीएल में आपकी स्पेलिंग गलत हो गई। अब एक बार एक ऐसे व्यक्ति मिले मुझे से कि वो, आप रहते हो, मान लीजिए आप महाड़ा एरिया में रहते हैं, आप यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 50 करोड़ की, और 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में आपके नाम की 2 स्पेलिंग गलत कर दी उसने। कल को आप जब बेचने जाओगे, बिकेगी नहीं, पहले करेक्शन कराओगे, और या टैक्स में आपको नोटिस आएगी कि ये आपके नाम पे नहीं है। वो करेक्शन कराने के लिए भी आप कुछ ना कुछ तो खर्च कर ही दोगे ना, क्योंकि आप सोचोगे यार 15 बार मैं जाऊंगा, मेरे जाने आने की भी कीमत है, आपके इस टाइम की भी तो कीमत है जी। जैसे आप कहीं यहाँ से निकल के जाते हैं, 1 घंटे भी देते हो, उस 1 घंटे की कोई वैल्यू, आप रेस्ट करोगे? आपकी जो महीने की जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए टैक्स पेयर के रूप में, या फिर आपकी अपनी कमाई को लेकर के अपने परिवार के लिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपका ड्राइवर है, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनका परिवार है, साथ साथ समाज के भी लोग हैं। जब टैक्स दे रहे हो तो आप उस घंटे को जोड़ोगे, पाओगे यार 1 घंटे की जो हमारी कीमत है वो इतनी है, और वहाँ जाके इतने में काम हो जाना है, मैं क्यों खराब करूँ अपना? लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और जब तक हम ये ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा जो देश है वो सही रास्ते पे नहीं चलेगा। आपको ग्रॉस रूट लेवल पे करेक्शन चाहिए, वो करना पड़ेगा आपको। ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ है कि सिस्टम इतना ऊपर नीचे है? देखिए, ब्रिटिशर्स के टाइम में डीएल चाहिए किसको था? नहीं, पर जो भी प्रोसीजर, बिल्कुल प्रोसीजर है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ नहीं है। जैसे अब आरटीआई है, आरटीआई हम लेके आ गए, लेकिन क्या आरटीआई को कोई ऑफिसर चाहता है कि आरटीआई लगे? कोई ऑफिसर चाहता है कि हम जवाब दें इसका? आप लोग तो मीडिया में हैं, आप लोग तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कोई आरटीआई लगाते हैं, आपको जवाब मिलता है? आरटीआई लगाओ और फिर ऑफिसर को बोलो कि अरे यार दे देना, मैंने लगाई है यार, तब मिलेगी आपको, वरना वो कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा, फिर आप अपील में जाओगे, फिर आप लौट के आओगे। जब तक आप 4 महीने 6 महीने में आप इन्फॉर्मेशन पाओगे, तब तक उसकी रेलेवेंस जा चुकी होगी। तो ये कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आपको ऑनलाइन होना चाहिए कि हमने अप्लाई किया, आप ऑनलाइन हमें शेयर करो। क्या ऐसी बात है? आज जैसे चंद्रचूड़ ने कर दिया कि वर्चुअल हियरिंग ये कर रहे हैं, और आप कोर्ट में आप उनकी प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। क्या बुराई है इसमें? हम कोर्ट को देख रहे हैं, हमें मालूम है कि जज ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, इसको ये बोलना चाहिए था, इसको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, वो भी थोड़े कॉशियस रहेंगे ना, क्या बुराई है? आप तैयार रहो। और जो नए बच्चे हैं वो कैसे सीखेंगे? आप उनको क्या मैसेज दे रहे हो? जो नए वकील आ रहे हैं, जो नए प्रोफेशन में लोग आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको मटेरियल तो अवेलेबल होना चाहिए। बेसिकली टेक्नोलॉजी की वजह से काफी सारी चीजें फिक्स होंगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हो रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपकी ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ सुधर गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। अब तो आपको लॉ में भी हो रहा है ना, हम लोग यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए, ड्राफ्टिंग जैसे हमारी है, जजमेंट्स की एनालिसिस है, आप जहां टाइप करते हो इन्विटेशन टू ट्रीट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सो एंड सो, आप जैसे ही टाइप करते हो सारे जजमेंट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप टाइप करते हो फर्दर कि सेक्शन सो एंड सो, उसके जजमेंट्स आ गए सारे। फिर आप एक एप्लीकेशन ही बना सकते हो, ड्राफ्ट भी हो सकता है, रेडीमेड भी आ सकता है। अभी मुझे कोई मिलने आया, उसने मुझे कहा कि सर मैं स्पीच बनाता हूँ एआई के थ्रू। कैसे बनाते हो? तो बोला एआई के थ्रू बनाते हैं, हम कोई कॉपी नहीं करते, कोई भी कहीं देयर विल नॉट बी एनी प्लेगरिज्म, कोई कॉपी नहीं होगी कहीं किसी चीज़ की। कैसे करते हो आप?
उसने बोला हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं सर्च को। आप लेफ्ट बोलना चाहते हो, राइट बोलना चाहते हो, मिडिल पथ बोलना चाहते हो, वो सब कुछ उसके अंदर ऑप्शंस हैं। फिर कोट्स डालना है आपको, कुछ और आपको शेरो शायरी डालनी है, पोएट्री डालनी है, सब कुछ इसके अंदर होगा। फिर आप अपनी सब्जेक्ट को डाल दो, स्पीच बन के आ जाएगी और 7-8 तरह की आएगी। देन यू कैन सेलेक्ट विच वन यू वांट, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो। अब ये चीज़ शुरू हो गई एआई के थ्रू, वो हो रही है। जजमेंट्स भी एआई बना रही है, आप बना के दे देती है, फिर आप उसमें जो आप रिफाइन करना हो, जो ठीक करना हो आप करिए उसको। तो यूएस में भी कई जगह लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं, यूके में भी कर रहे हैं। ये चीज़ें तो शुरू हो गई, अब अपने आप ही हो जाएगी। पर लॉयर्स के जॉब को खतरा नहीं है? लॉयर्स की जॉब को कभी खतरा नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी का जो केस है वो अलग होता है। हर एक व्यक्ति की जो स्वभाव है वो अलग होता है। हर एक केस के अंदर जो एक टच होता है वो अलग होता है। बिना वकील के वो नहीं हो सकता। अनक्वांटिफाइबल डेटा जिसे कहते हैं, मतलब आप उसे पेपर पे लिख नहीं सकते कि ऐसी चीजें हैं, न्यूआंसेस। अब यही कह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ लिख लिए, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन आपका जो केस है, एग्जैक्टली जो आपका केस है, उसमें कोई एक आध चीज तो अलग होगी। हूबहू तो नहीं होगा पुराने वाले केस की तरह। आपका सोशल बैकग्राउंड अलग होगा, आपका एरिया अलग होगा, आपका ऑफिसर का कंडक्ट अलग होगा, उसकी डेट्स अलग होगी, कुछ तो होगा अलग। वहां पर आपको वकील चाहिए, मगर वकील काम आसान हो गया। जैसे मैं अभी करता हूँ, हमने एक लीगल एड सेंटर बना रखा है। हमको रोज कम से कम आप ये मान के चलें कि 1000 कॉल आते हैं हमारे ऑफिस को, जिसका जवाब देते हैं वो लोग, उनको बताते हैं, फ्री बताते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कई बार एक ही तरह की समस्या है, मगर उसमें भी बातें अलग अलग होती हैं। अब किसी की शादी के 6 साल हो गए हैं, किसी के 7 साल हो गए हैं, किसी के 8 साल हो गए हैं, तीनों में 3 बातें हैं। बेसिकली जज्बात का भी रोल होता है बिल्कुल इस होता है, प्रोफेशन में, बिल्कुल और होता है। जज्बात को एआई कैप्चर नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ग्रेजुअली ये होगा, और इससे मदद लेकिन जरूर मिलती है हमें, और ये मदद हम लोग को मिल रही है एआई के थ्रू। इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हैवी है सर, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है इस पॉडकास्ट के थ्रू। सिर्फ आपके जैसे एक और इंसान मिले थे जिनका नाम था डी शिवानंदन, आप जानते हो? वो एक बहुत लेजेंडरी आईपीएस ऑफिसर है। जी। अब दूसरे ऐसे इंसान हो जिनके पास इतने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है करंट अफेयर्स को लेके और सिस्टम को लेके। तो ये बस इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट था सर। मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस पॉडकास्ट का लेवल बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। तो कैसा रहा आपका पहला? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मैं फर्स्ट टाइम मैं किसी पॉडकास्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे आप भी बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो, और आपके अंदर भी ये सारे पोटेंशियल हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि ये आपकी जो पोटेंशियल है ना, वो बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए और दिखना चाहिए। यानी कि तो मुझे लॉयर बनना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि लॉयर आप बनो नहीं बनो, लेकिन ये और भी फैलना चाहिए आपका। ये जो पॉडकास्ट है, जो तरीका आपका है, ये बहुत अच्छा है, और भी फैलना चाहिए। ये हम बस फ्री शायद फैला होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन और भी फैलना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे तक ही क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, तो मैं उसको लेके मैं एक तरह से अफसोस भी कर रहा हूँ। मैं तो आने के टाइम में रिसर्च भी किया, मैंने थोड़ा बहुत देखा कि आपके बारे में देखूं। आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हो शो, थैंक यू। और आई रियली कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस वंडरफुल सेशंस व्हाट यू डू विद अदर गेस्ट्स। थैंक यू सर। एंड इट्स वेरी एजुकेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड रियली वेरी इनफॉर्मल. So it's very so nice, and your viewers are very lucky to see you, observe you, and to have you in their shows. मेरे एक आइडल है रॉनी स्क्रू वाला सर जी। उन्होंने मुझे एक पॉडकास्ट पर ही बताया था कि फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इनफॉर्मल एजुकेशन। मतलब लोगों की पढ़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली एआई की वजह से, क्योंकि अभी हमारा कंपटीशन एआई के साथ है, हमें स्मार्ट होते जाना है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम इस पॉडकास्ट के थ्रू पब्लिश कर रहे हैं यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर थैंक यू सर। आप लोगों आप जैसे लोगों की वजह से भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट की एजुकेशन मिल रही है। यही चाहते हैं हम कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, और अगर भारत एक सोने की चिड़िया बने तो फिर लॉयर्स को बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। आप लोगों को भी मिलेंगे, सबको मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। हाँ जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। ये नॉर्मली मैं पुलिस ऑफिसर और सोल्जर्स के साथ करता हूँ, पर आपको भी एक सल्यूट करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली आई एम ग्रेटफुल दैट you are a wonderful person, and you are doing things so nicely and so greatly and bravely. I will say everything all together. It's very good. I'm really impressed with you. Thank you sir. Honor to be learning from you. Thank you so much. Thank you sir. Really, thank you. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड था कोई एडवोकेट के साथ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि किन चीजों के बारे में बात करना चाहिए। पर हमें बस ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको प्रदीप राय सर और बाकी जितने भी एडवोकेट्स आएंगे टीआरएस पर, उनसे
कैसी चीज़ें जाननी है, क्या क्या जानना है। अगर आपके कोई गेस्ट रिकमेंडेशंस है तो हमें बता दो कमेंट सेक्शन में, और देखते रहो, उससे सीखते रहो। और दोस्तों फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी इसके लिंक्स शेयर कीजिए, आपके भाई की बहुत हेल्प हो जाएगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सीखते जाओ, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।